Hi, I am Saurav and I welcome you all to this our open crash course for NetZRF सेट एंड CVT PG। आज हम कंप्लीट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को डिस्कस करेंगे। आप सबको अच्छे से आइडिया है कि जो भी पॉलिटिकल थ्योरी का सेक्शन है और कंप्लीट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का सेक्शन है, ये दो सेक्शंस को क्लब करके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, राइट। और ये जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड पॉलिटिकल थ्योरी है, ये बेस है पूरा पॉलिटिकल स्टडीज़ का, राइट। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कंस्ट्रक्टिव, सबसे प्रोडक्टिव सेशन रहने वाला है। इन नेक्स्ट 90 मिनट्स में हम लगभग 16 थिंकर्स 16 थिंकर्स वी आर गोइंग टू कवर। तो हम ये जो 16 थिंकर्स हम कवर करने जाएंगे, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं, चाहे वो नेट के हो। ये जो 4-5 प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज है, जेएनयू, हैदराबाद, डीयू, जामिया एंड बीएचयू, इनके एंट्रांसेस में पहले जो क्वेश्चंस आए थे और लास्ट 2 साल के सीवीटी पीजी में आपके जो क्वेश्चंस आए थे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे। इन थिंकर्स का कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में किन इन्फ्लुएंस के ऊपर पे उन्होंने अपने थॉट्स बिल्डअप किया। अपने अपने में इनका जो भी क्रिटिसिज्म था, चाहे वो एरिस्टोटल और प्लेटो में हो या चाहे हेगेल और मार्क्स में हो, राइट, या रॉल्स या नॉजिक इनमें हो, तो हम इनके बीच में जो भी अपने अपना क्रिटिसिज्म था वो भी देखेंगे। तो पूरा थॉट कैसे बिल्ड हुआ है, राइट, इन 90 मिनट्स बी विथ मी। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ इनके कंसेप्ट, इनके बुक्स, हाँ, पूरा थॉट का जो डेवलपमेंट है ये भी देखेंगे। एंड दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट फ्रूटफुल, कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव सेशन फॉर यू। बी विथ मी। सो लेट स्टार्ट। दिस इज योर सिलेबस, राइट, यूनिट 2 पॉलिटिकल थॉट। नेट में कन्फ्यूशंस से लेके रॉल्स तक आपका नेट का सिलेबस है, राइट। एंड जो भी रेड लेटर्स में है, ये थिंकर आपको है सीवीटी पीजी में, राइट। लेकिन तो भी सभी थिंकर्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी का जो सेक्शन है, जो पूरा बेस है, इन सभी थिंकर से बनता है, राइट। तो जब हमें पावर डिस्कस कर रहे थे पॉलिटिकल थ्योरी में, तो हैना एरेंट इंपॉर्टेंट बन जाती है, या माओ जेडोंग के स्टेटमेंट्स आते हैं, या ग्रामसी का हेजेमनी इंपॉर्टेंट बन जाता है। मार्क्स को जब हम समझ रहे थे, हेगल को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सभी थिंकर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले हम जो रेड लेटर्स में प्लेटो टू रॉल्स हम डिस्कस करेंगे, राइट, एंड देन वी विल कर अदर थिंकर्स, राइट, फ्रॉम हेगेल, वॉलस्टनक्राफ्ट, ग्रामसी, कन्फ्यूशियस तक, राइट, जेडोंग तक। तो बाकी के थिंकर्स हम बाद में देखेंगे ये पूरे सीक्वेंस में। 90 मिनट्स में वी आर गोइंग टू कवर ऑल 16 थिंकर्स, राइट। दिस थ्री आर डोमिनेंट सोर्सेस। मुखर्जी रामास्वामी, इनका जो बुक है, फिर ये नेल्सन का है, और इग्नू का स्टडी मटेरियल है। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम, जैसे हम प्लेटो डिस्कस करेंगे, हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज तक पूछे गए डिस्कस करेंगे। रॉल्स डिस्कस करेंगे तो वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसे हम पूरा डिबेट चलाएंगे पूरा, और एक दूसरे के बीच में जो भी उनके क्रिटिसिज्म थे वो भी देखेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट इट, लेट्स बिगिन। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विथ प्लेटो, राइट। तो प्लेटो 428 से 348 बीसी, राइट। अगर हम वो जमाना देखेंगे प्लेटो का, कि एक एक सोक्रेटिस से इन्फ्लुएंस होके, प्लेटो उसका एज अ डिसाइपल एक बहुत ही अच्छी थ्योरी वो लेके आता है। सो थ्योरी ऑफ आइडियाज, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ एजुकेशन है उसका। सो उसका एक, पूरा हम अगर जोड़ सकते हैं उसका जो प्लेटोज कम्युनिज्म है, राइट। सो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली है, राइट। कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एक्सेट्रा हम उसको बोलते हैं, या कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी है, राइट। और हम क्या करते हैं, ट्राई करेंगे कि उसको हम मॉडर्न कम्युनिज्म से भी एक कंपेयर किया जाए, राइट। फिर उसका स्टेट एंड गवर्नमेंट के ऊपर उसके व्यूज़ है। और हम प्लेटो का एज ए फेमिनिस्ट भी कभी कभी देखते हैं, क्योंकि वो वुमेन्स को भी इंक्लूड करता है एजुकेशन सिस्टम में, राइट, रूलिंग क्लास में। तो हम ये की आइडियाज है, इनके अराउंड आपको क्वेश्चंस आएंगे, राइट। सो पहले तो सीधा सीधा फैक्ट्स पे सीधा सीधा चलते हैं, कि उसकी जो एकेडमी थी, उसने जो एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया था, उसका था नाम द एकेडमी। स्कूल ही फाउंडेड इन 385 बीसी। उसी एकेडमी में एरिस्टोटल पढ़ा है, राइट। और फिर एरिस्टोटल वो टेक ओवर नहीं कर पाया, प्लेटो को किसी रिलेटिव ने ही वो टेक ओवर किया। उसके बाद एरिस्टोटल ने लाइसियम करके खुद की एकेडमी खोली, राइट। दैट वाज द रीजन। डायलेक्टिक का मेथड सबसे पहले प्लेटो लेके आता है, राइट। डायलेक्टिक मतलब क्या है, जब हम कोई भी चीज, एक थेसिस है, एक एंटीथेसिस है, दोनों भी अगर मिलेंगे तो सिंथेसिस बन जाएगा, फिर एक एंटीथेसिस आएगा उसके लिए, फिर ऐसे ही चलता रहेगा, राइट। डायलेक्टिक एक एक काउंटर थॉट होना, और दो थॉट्स जब जब हम क्या बोलते हैं कि डिबेट डिस्कशन से हम कुछ नई आइडियाज लेके आते हैं। इसका मतलब क्या है, तुम्हारे आपके पास जो व्यूज है, मेरे पास जो व्यूज है, जब हम डिस्कस करेंगे, कुछ एक एक गोल्डन मीन उसमें उभर के आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो डायलेक्टिक का मेथड होता है, राइट। देन यही से फिर मार्क्स पूरा इन्फ्लुएंस हो जाता है, हेगेल हेगेल मार्क्स, राइट। और फिर डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म लेके आता है, मतलब दोनों भी क्लास के इंटरेस्ट कैसे एंटीथेटिकल होते हैं, एक्सेट्रा, राइट। सो
प्लेटो का जो पूरा मेथोडोलॉजी था वो ये है, राइट। डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड मतलब क्या है? कि एक एक पहले से ही एक डिसाइड चीज होती है, आपके कंक्लूजन आपके माइंड में होता है, आप सोसाइटी में जाते हो, ऑब्जर्व करते हो और उसको फिर वैलिडेट करते हो, राइट। और इंडक्टिव मेथड क्या होता है कि आप पहले सोसाइटी में जाते हो, आपके पास कोई एजम्पशंस नहीं होते, राइट, और आप पूरा ऑब्जर्वेशन करते हो, एविडेंस कलेक्ट करते हो, फिर बाद में एक थ्योरी लेके आते हो, राइट, जो कि एरिस्टोटल करता है। एरिस्टोटल का मेथड है वो इंडक्टिव है। इंडक्टिव मतलब क्या है कि पहले ऑब्जर्वेशन करना और बाद में कुछ थ्योरी लेके आना। और डिडक्टिव मेथड क्या है, जो कि प्लेटो का है, कि पहले से ही कुछ एक फाइनल कंक्लूजन माइंड में होना और बाद में वो कंक्लूजन वो थॉट टेस्ट करने के लिए आप सोसाइटी में जाओगे और फिर एविडेंस कलेक्ट करोगे उसके अराउंड, राइट। सो दीज आर द टू मेथड। उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। प्लेटो के सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स थे जैसे कि रिपब्लिक है, जिसमें जस्टिस, इथिक्स, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, स्टेट के बारे में उसके व्यूज है, स्टेट्समैन्स है, लॉज है, टियामस है, डायलॉग है, राइट। उसका एपोलॉजी बुक के ऊपर क्वेश्चन आया था प्लेटो का, राइट। लास्ट ईयर भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आए थे कि इसमें से कौन सा बुक, नेट में बोल रहा हूं मैं, कि इसमें से कौन सा बुक एरिस्टोटल का नहीं है। उसमें एक एपोलॉजी ऑप्शन था जो कि प्लेटो का बुक है, राइट। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन आया है कि इसमें से कौन सा बुक प्लेटो का है और एपोलॉजी ऑप्शन है, राइट। सो रियलिटी इज अ शेडो ऑफ आइडिया, ये उसका कोट है। जस्टिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ प्लेटोस रिपब्लिक, इट्स अ सबटाइटल एंड टाइटल। उसका सबटाइटल क्या था उसका रिपब्लिक बुक का? कंसर्निंग जस्टिस, राइट। सो जस्टिस फॉर प्लेटो इज अ बॉन्ड विच होल्ड सोसाइटी टुगेदर, हार्मनी की रिगार्डिंग वो बात करता है। सो स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट लार्ज, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट से पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। प्लेटो को हम एक फादर ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी भी बोलते हैं, फिलोसॉफिकल पॉलिटिकल थ्योरी का एक फादर बोलते हैं उसको। उसके सबसे इंपॉर्टेंट कुछ कुछ व्यूज थे जैसे कि एलोगरी ऑफ केव है, थ्योरी ऑफ डिवाइडेड लाइन है, थ्योरी ऑफ फॉर्म आइडिया है, राइट। सो वी आर डूइंग इट स्पीडली बिकॉज वी हैव टू कवर इट इन ए मिनिमम टाइम, राइट। एक रिवीजन हमें करना है पूरा सब थॉट का। सो उसके जो कैरेक्टर्स थे गुड सिटी में, जैसे कि वाइज, ब्रेव, टेम्परेट, इक्वेनेमियस, एवल हेडेड एंड जस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। So Plato was deeply influenced by Socrates, from whom he adopted the dialectical approach. He was also influenced by Heraclitus, Parmenides and the Pythagoras. ये पूछते हैं एग्जाम में, इसमें से कौन से कैरेक्टर कौन से बुक्स में ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं, राइट। प्लेटो का जो लॉ था उसको हम नॉक्टरल काउंसिल भी कहते हैं, राइट। एंड देन प्लेटो का जो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी वाज इंस्पायर्ड बाय स्पार्टा, क्योंकि स्पार्टा और एथेंस के बीच में जब भी वॉर हुआ है स्पार्टा हमेशा जीतता है और स्पार्टा से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, राइट। स्पार्टा में ऐसा क्या है कि मतलब वो जीत जाते हैं, तो मोस्टली यहाँ पे ये जो कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स प्रॉपर्टी ये सब उसके जो व्यूज है वो स्पार्टा से आते हैं। या कंपलसरी मिलिट्री एजुकेशन होगा 19 एंड 20 ऑफ योर एज, ये भी स्पार्टा से वो सिक्के लेके आता है, राइट। उसका जो पूरा एजुकेशन का साइकिल है हम बाद में देखेंगे उसको, राइट। टू करब द करप्शन, राइट, क्योंकि अगर इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल पावर एक ही लोगों के पास होंगी तो करप्शन होगा, राइट। सो दैट्स वाज द लाइक बैड रॉक, राइट। देन द फंक्शनल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, थ्री पार्टेड डिवीजन करता है, अलग अलग क्लासेस की ड्यूटीज अलग अलग होंगी, राइट, राइट। सो उसका जो जस्टिस का कंसेप्ट है वो है वन मैन वर्क वन क्लास वन ड्यूटी, राइट। तो ये स्टेटमेंट हर एक एग्जाम में आता है, आपने पहले भी देखा है। प्रिंसिपल कैरेक्टर्स ऑफ प्लेटोस रिपब्लिक में कौन से कैरेक्टर्स थे? पोलियोमार्कस है, एडवेंटिस है, ग्लूकॉन है। ये कैरेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कौन सा नहीं है कौन सा है, राइट। ऐसे दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, राइट। सो डायलेक्टिक मेथड सबसे पहले प्लेटो ने यूज किया, हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया। डायलेक्टिक मेथड क्या है, थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, हमने वो भी देखा। डिडक्टिव मेथड और किसका था? प्लेटो का तो डिडक्टिव मेथड था। डिडक्टिव अप्रोच क्या है? पहले से एक थ्योरी होना माइंड में, एक थॉट कंक्लूजन होना और बाद में सोसाइटी में जाके आप उसके अराउंडिंग एविडेंस कलेक्ट करते हो। और इंडक्टिव क्या था? उसके ऑपोजिट होता है, आपके माइंड में कुछ भी नहीं होता है, आप सोसाइटी में जाते हो, एविडेंस कलेक्ट करते हो और उसके बाद एक थ्योरी बिल्डअप करते हो, राइट। सो डिडक्टिव में प्लेटो है, थॉमस एक्विनास है। इंडक्टिव में कौन कौन है? एरिस्टोटल है, बाद में हम देखेंगे और कौन से थिंकर्स है जब हम एरिस्टोटल डिस्कस करेंगे, राइट। सो उसका जो प्लेटो का एजुकेशन टाइमलाइन था वो 20 ईयर्स तक ऑल थ्री क्लासेस पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद एग्जाम होगा, जो पास होंगे वो 35 ईयर्स तक पढ़ेंगे, जिनको हम गार्डियन क्लास बोलेंगे, राइट। और जो फिलोसोफर रूलर या फिलोसोफर किंग होगा वो 35 से आगे 50 तक पढ़ेगा, राइट। कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, राइट। स्टार्टिंग में म्यूजिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा सबके लिए होंगे, फिर मिलिट्री कुछ है, फिर बाद में कौन से सब्जेक्ट्स है। आई डोंट थिंक दे विल आस्क दिस, बट यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट, राइट। सो प्लेटो डेवलप्ड हिज थ्योरी ऑफ नेचर ऑन द अल्टीमेट रियलिटी एक्सप्लेनिंग एक्चुअल वर्ड इन टियामस। एलोगरी ऑफ केओ का कितना अच्छा उसका एग्जाम्पल है, राइट। स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, हमने ऑलरेडी देखा है। एरिस्टोटल्स आइडियल स्टेट वाज ऑलवेज प्लेटो सेकंड बेस्ट, ये सबाइन का स्टेटमेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आता है, राइट। और प्लेटो का जो जो एपोलॉजी या प्लेटो के जो डायलॉग्स थे, राइट, उसको हिंदी में मतलब गुजराती में एक्चुअली ट्रांसलेट किया गांधी जी ने। और सत्यवीर की कथा नाम का ये ट्रांसलेशन बहुत ही ज्यादा फेमस है, राइट। और उन्होंने उसमें सोक्रेटिस को सत्यवीर कहा है, राइट। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि गांधी ने ये पढ़ा है, राइट।
देन कम्युनिटी ऑफ वाल्यूज एंड प्रॉपर्टी, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया आपको कि प्राइवेट प्रॉपर्टी वो पॉलिटिकल पावर एक ही हाथ में हो तो एम्बिशंस होंगे, फिर एम्बिशंस होंगे तो करप्शन होगा वहां पे, और एक आइडियल स्टेट वो नहीं रहेगा, राइट। सो इसीलिए क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइड करता है कि उसको क्या पढ़ना है, आपको प्रॉपर्टी रखनी है, आपको शादी करनी है नहीं करनी है, इस सब उसके थॉट्स के लिए कार्ल पॉपर इन हिज बुक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, वो प्लेटो को बोलता है ही इज अ एनिमी ऑफ द स्टेट। जो भी टोटलिटेरियनिज्म है, जो भी फैसिज्म है, वो यहां से आता है, राइट। और भी दो थिंकर्स को ऐसे बोलता है, जिसमें कार्ल मार्क्स एक है, और बाकी का कौन से थिंकर्स है बताइए, कमेंट सेक्शन में बोलिए कौन से और दो थिंकर्स है। मैंने कार्ल मार्क्स तो ऑलरेडी नाम बता दिया, या प्लेटो का नाम बता दिया, और कौन है, राइट। यू शुड कमेंट दिस इन द कमेंट बॉक्स, हम बाद में आगे देखेंगे और कौन से थिंकर्स है उसमें, राइट। सो उसका उसका कार्ल पॉपर का एक स्टेटमेंट है, वन कैन बी आइदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक, बट वन कैन नेवर बी नॉन प्लेटोनिक, राइट। उसका जो नोबल लाय का जो टर्मिनोलॉजी है वो भी प्लेटो का है, राइट। सो प्लेटो अप्रोप्रिएटेड द आइडियाज ऑफ हेराक्लिटस, सोक्रेटिस एंड फर्मिनियस, राइट। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो प्लेटो का जो वर्क था एपोलॉजी, वेयर ही डिस्क्राइब्स द ट्रायल ऑफ सोक्रेटिस, राइट, एंड उसका जो डिफेंस था अगेंस्ट द चार्जेस दैट ही वाज करप्टिंग द यूथ ऑफ एथेंस, ये वही चार्जेस लगाए गए थे सोक्रेटिस के ऊपर, राइट। सो करेज इज नोइंग व्हाट नॉट टू फियर, राइट, ये प्लेटो का एक अच्छा कोट है। जो प्लेटो की जो मेथोडोलॉजी वो टेलोलॉजिकल मेथड है। टेलोलॉजी, टेलोस मतलब क्या है, टेल क्या होती है, मतलब किसी भी एनिमल में हम जब टेल की बात करते हैं मतलब एंड होता है, राइट। टेलोस मतलब एक पर्पज होना, एक पर्पज, एक एंड, मीन और एंड की जो डिबेट है ना, उसमें एंड इंपॉर्टेंट एक होता है कि मतलब आप कोई एक पर्पजिव एक्शन करते हो, एक डिसाइड करके एक पर्पज के साथ कोई भी एक्शन करते हो, राइट। एक अप्रोच होता है, एक थॉट होता है आपके बीच में, एक ऑब्जेक्टिव होता है, राइट। सो टेलोलॉजी मीन्स द ऑब्जेक्ट विद एन ऑब्जेक्टिव, राइट। सो वो थॉट है, प्लेटो का मेथोडोलॉजी ये है, राइट। तो रीजन, इमोशंस, एपेटाइट्स, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमने देखा, राइट। सो एजुकेशन का पूरा साइकिल है, इसमें कौन से सब्जेक्ट्स होंगे यहाँ पे मैंने दिए हैं, यू कैन लेटर जस्ट, आई हैव ऑलरेडी शेयर दिस पीपीटी विद यू ऑल, राइट। 6 to 20 ईयर्स तक एलिमेंट्री एजुकेशन होगा, सब पढ़ेंगे। 21 से 35 तक जो गार्डियन क्लास होगा, हायर एजुकेशन जिसको बोलेंगे, वो बाकी के लोग पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद थर्ड एंड फाइनल स्टेज फिलोसोफर रूलर, फिलोसोफर किंग पढ़ेगा 36 से 50 ईयर्स ऑफ एज तक, राइट। ये उसके पूरे मेथड को रूसो बोलता है, Plato's Republic as the best book ever written in the field of education. He was influenced, this education system was influenced by the Sparta, right? रूसो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है, राइट। सो लेट्स डिस्कस नाउ एरिस्टोटल, राइट। जब हम एरिस्टोटल को डिस्कस करेंगे उसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि 384 बीसी से 322 बीसी तक एरिस्टोटल था, राइट। एरिस्टोटल मतलब हमने प्लेटो दिखा, राइट। सो प्लेटो को मेजरली काउंटर करके, उसको क्रिटिसाइज करके एरिस्टोटल ने अपना थॉट बिल्ड किया है, राइट। तो एरिस्टोटल समझने के लिए हमें प्लेटो समझना पड़ेगा, राइट। तो हमने प्लेटो ऑलरेडी हमने समझा है, उसको अच्छे से देखा है, उसके थॉट्स क्या थे वगैरह वगैरह। तो अब देखेंगे कि प्लेटो क्या एक्चुअली कहता है, राइट। सो प्लेटो का एक भी थ्योरी, अब एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ स्टेट एक यूटोपियन, एक आइडियल स्टेट की वो बात करता है। प्लेटो का स्टेट एक बेस्ट प्रैक्टिकेबल, एक प्रैग्मेटिक स्टेट है, राइट। स्टेट इज अ कम्युनिटी, इट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल कम्युनिटीज वो बोलता है, राइट। सो एरिस्टोटल मतलब एक कुछ थीम्स है जिसके अराउंड क्वेश्चन आ सकते हैं। एरिस्टोटल का जस्टिफिकेशन ऑफ स्लेवरी, राइट, हम देखेंगे बाद में क्यों जस्टिफाई करता है, ऑन व्हाट ग्राउंड वो जस्टिफाई करता है, राइट। एक्सपीडियंसी ग्राउंड, अदर नेचुरल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। और हम उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे क्योंकि वो स्लेवरी को क्यों जस्टिफाई कर रहा है, एक्चुअली क्या पॉइंट्स है। फिर एरिस्टोटल के रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग अलग अलग व्यूज है, और उन्होंने लगभग 198 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था, राइट। रिवोल्यूशन का पूरा कंसेप्ट लेके आता है, राइट। सो क्लासिफाई भी करता है गवर्नमेंट्स को, राइट फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर बीच में ऑलिगार्की, एरिस्टोक्रेसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो भी देखेंगे, राइट। उसका जो थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का जो उसका कंसेप्ट है, राइट, उसके इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, अनइक्वल्स इक्वली, इक्वल्स इक्वली एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। सिटीजनशिप का कंसेप्ट है एरिस्टोटल, कुछ लोगों को एक्सक्लूड करता है, कुछ लोगों को इंक्लूड करता है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स, ये हम देखेंगे। और फिर एरिस्टोटल का प्लेटो का जो क्रिटिसिज्म है, राइट, वो प्लेटो के आइडियल स्टेट को कैसे क्रिटिसिज्म करता है, वो प्लेटो का कम्युनिज्म को कैसे क्रिटिसाइज करता है, प्लेटो का फिलोसोफर किंग को कैसे क्रिटिसाइज करता है, प्लेटो का इन जनरल आइडियलिज्म को कैसे क्रिटिसाइज करता है, ये भी हम देखेंगे, ये जब हम ये सब डिस्कस करेंगे बीच बीच में, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। ये प्लेटो का पॉलिटिक्स बुक है, सबसे इंपॉर्टेंट बुक प्लेटो का कौन सा है, पॉलिटिक्स है, राइट।
तो बाकी के भी बुक्स आते हैं, जैसे कि निकोमेकियन इथिक्स है, मेटाफिजिक्स है, रिटोरिक है, ऑन द साउल है, अदर भी कुछ बुक्स होंगे, आप देख लीजिए, राइट। सो ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटोज एकेडमी, राइट। हमने ऑलरेडी देखा प्लेटो जब डिस्कस कर रहे थे, वो एकेडमी को मतलब आगे लेके, मतलब वो नहीं लीड कर पाया, तो उसने फिर खुद की लाइसियम करके खोल दी, राइट। सो टीचर ऑफ यंग अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑफ मैसेडोनिया, फाउंडेड लेसियम, हिज ओन एकेडमी, राइट। प्लेटो वाज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, तो एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इंडक्टिव मेथड लेके आता है। इंडक्टिव मेथड मतलब क्या है? सोसाइटी में जाना है, कुछ भी एजम्पशंस नहीं रखना है, एविडेंस कलेक्ट करना है, और उसके बाद कुछ एक ऑब्जर्वेशन सब करके एक थ्योरी लेके आना है, राइट। पहले एविडेंस, एक इंपिरिकल एविडेंस होना चाहिए। ये जो साइंटिसिज्म लेके आता है एरिस्टोटल इसमें, इसलिए हम उसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, राइट। सो अनलाइक हिज टीचर प्लेटो, ही अप्लाइड रियलिस्टिक अप्रोच टू डिस्क्राइब द पॉलिटिकल concepts, right? So Plato was a Greek philosopher. He is an idealist thinker. हमने ऑलरेडी देखा, एक यूटोपियन था, और एक एरिस्टोटल एक रियलिस्टिक थिंकर है, एक प्रैग्मेटिक थिंकर है, राइट। सो फादर ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स हम उसको बोलते हैं। सो उसका जो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एरिस्टोटल सिर्फ कॉजेशन, उसके ऊपर पहले क्वेश्चन आया है, तो पहले मटेरियल, फिर फॉर्मल, फिर इफिशिएंट एंड द फाइनल, राइट। प्लेटो बिल्कुल भी मटेरियल को इंपॉर्टेंस नहीं देता है, वो आइडियाज को इंपॉर्टेंस देता है, राइट। सो फाइनल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, राइट। सो एरिस्टोटल एडॉप्टेड इंपिरिकल, साइंटिफिक एंड इंडक्टिव अप्रोच। सो हॉब्स जो है, जो फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हु डिलिबरेटली इग्नोर्ड बाय एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के पूरे जो हॉब्स का जो भी पूरा राइटिंग है, उसमें हमें एरिस्टोटल कहीं पे देखने को ही नहीं मिलता है, राइट। सो इन ऑर्डर दैट द एथेनियन माइट नॉट कमिट अ सेकंड क्राइम अगेंस्ट फिलोसफी, ये स्टेटमेंट है उसका एरिस्टोटल का, राइट। टिमोक्रेसी मतलब क्या है? एरिस्टोटल्स पॉलिटिक्स इज अ स्टेट वेयर ओनली प्रॉपर्टी ओनर्स में पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, जिनके पास प्रॉपर्टी वो भी पार्टिसिपेट करेंगे बस, अ काइंड ऑफ प्लूटोक्रेसी, उसको टिमोक्रेसी बोलता है, राइट। सो जो पूरा उसका थियरी ऑफ स्टेट है, राइट। सो उसके मेजर प्रिंसिपल्स क्या है, राइट। एरिस्टोटल का जो थियरी ऑफ स्टेट है, मैन इज अ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, राइट। पहले तो सब पॉलिटिकल है, अगर कोई पॉलिटिकल नहीं है तो बीस्ट बोलता है उसको, राइट। स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ द सेक ऑफ गुड लाइफ एंड कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, राइट। कम्युनिटी ऑफ हाईएस्ट कम्युनिटी बोलता है स्टेट को। स्टेट इज द यूनियन ऑफ फैमिली एंड विलेजेस, राइट, राइट। दोज हु कांट लिव इन अ कम्युनिटी इज आइदर गॉड और बीस्ट, राइट। स्टेट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशंस, ये कुछ फेमस प्रिंसिपल्स है जिसके अराउंड उसका पूरा स्टेट का थियरी है, राइट। देन उसका जो बेसिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स है, राइट, ये करेक्ट फॉर्म्स है, मतलब इनको अच्छे फॉर्म्स बोलता है। ये डेविएंट, ये परवर्टेड, ये रॉन्ग, बैड फॉर्म्स है, राइट। तो एक वन ही रूलर होगा यहाँ पे, चाहे वो मोनार्की हो, टायरनी होगा, वन एक डोमिनेंट रूलर होगा। यहाँ पे फ्यू रूलर्स होंगे, चाहे वो एरिस्टोक्रेसी हो जिसको रिपब्लिक भी बोलता है, ओलिगार्की हो जिसको प्लूटोक्रेसी भी बोलता है। यहाँ पे फ्यू रूलर्स होंगे, 4 5 10 15 फ्यू रूलर्स होंगे, जो भी जितना भी आंकड़ा हो। देन मेनी रूलर्स मतलब बहुत सारे रूलर्स होंगे, जैसे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, एनार्की है, केओस है, राइट। तो पहले मोनार्की होगी, वो कन्वर्ट होगी टायरनी में, टायरनी कन्वर्ट होगी एरिस्टोक्रेसी में, एरिस्टोक्रेसी कन्वर्ट होगी ओलिगार्की में, ओलिगार्की कन्वर्ट होगी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी कन्वर्ट होगी एनार्की में, और फिर से आएगा ये मोनार्की। तो ये ऐसे साइकिल चलता रहेगा, राइट। एक सिस्टमिक क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट सबसे पहली बार वो एरिस्टोटल ही देता है, राइट। इसको हम क्रिटिसाइज भी करेंगे, क्रिटिसाइज भी किया जाता है, राइट, एक्सेट्रा। सो मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, हमने देखा। स्टेट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशंस, क्योंकि स्टेट हैज अ जनरल एंड कॉमन पर्पसेस, देयरफॉर हैज अ लार्जर कंसर्न्स एज कंपेयर टू एनी अदर एसोसिएशन, राइट। फैमिली एंड विलेजेस को भी स्टेट यूनियन करता है, मतलब क्या है? स्टेट इज अ सेल्फ सफिशिएंट इंस्टीट्यूशन विच विलेजेस एंड फैमिली इज नॉट। स्टेट इज अ प्रायोर टू द इंडिविजुअल, स्टेट इज लाइक अ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, right, interacts with the individual in inherent in interest of the state, right. State comes to be for a sake of good life and exists for the sake of good life, हमने ऑलरेडी देखा है, राइट। एक स्टेटमेंट कहा जाता है एरिस्टोटल स्टेट इज द बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट, द बेस्ट प्रैक्टिकेबल, राइट, राइट। सो एरिस्टोटल्स बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट इज अकॉर्डिंग टू सबाइन व्हाट प्लेटो कॉल द सेकंड बेस्ट स्टेट, मतलब प्लेटो का जो सेकंड, बाद में जो प्लेटो को लगा कि आप, मैंने जो बोला है बहुत ज्यादा यूटोपियन आइडियल है, वो बाद में अलग अलग बुक्स लिखता है, राइट। स्टेटमेंट्स, लॉज एक्सेट्रा एक्सेट्रा बुक्स में जब हमें उसका जो पूरा दूसरा स्टेट मिलता है, वो लाइक इट्स लाइक अ प्लेटोज Aristotle's best practical state, right? So Aristotle devoted himself to a critical study of ideal states projected by Phileas, Hippodamus, Plato, etc., etc., right? So polity is the best practical form of government for Aristotle, right? A golden mean. गोल्डन मीन मतलब क्या है? एक्सेस नहीं करना है, राइट, एक्सट्रीम पे नहीं जाना है, बीच का जो मीन है दोनों एंड्स के बीच का, राइट। सो हम उसका सिटीजनशिप का कंसेप्ट देखेंगे। सिटीजनशिप मतलब क्या थी एरिस्टोटल के लिए? जब हम बेंजामिन कॉन्स्टेंट को डिस्कस कर रहे थे, जब हम लिबर्टी डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे वो बोलता है कि लिबर्टी ऑफ एंसेंट्स एंड लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स। तो लिबर्टी ऑफ एंसेंट्स क्या है? कि जो लोग गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भाग ले पा रहे हैं, राइट, वो लिबर्टी है एंसेंट्स के लिए। तो यहाँ पे जो लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भाग ले पाएंगे, जिनके पास वो कैपेबिलिटी है, दोज आर द सिटीजन्स, एंड दोज हु आर नॉट
being able to take part in the decision making process in of the community, गवर्नमेंट में भाग नहीं ले पा रहे, दोज आर नॉन सिटीजन्स। तो ये कौन हो सकता है सिटीजन? तो सिटीजन मतलब हम ये समझने के लिए हमें कौन नहीं हो सकता है देखना पड़ेगा। तो कि जिनके पास लीजर टाइम है, जिनके पास कैपेसिटी है, कि रीजन है, दोज आर सिटीजन्स। और फिर वुमेन को बोलता है, वो वुमेन है, स्लेव्स है, प्रिजनर्स है, फॉरेनर्स है, स्मॉल चिल्ड्रंस है, ओल्ड एज्ड पीपल है, राइट? These are all not capable of rule the society, so those are not citizens, right? So slaves, resident aliens, foreigners, laborers, mechanics, women, children, etc etc, these are can't be a citizens, right? और उनको छोड़ के बाकी के लोग सिटीजन होंगे, राइट? लॉ इज अ रीजन विदाउट पैशन, ये उसका एक स्टेटमेंट है, राइट? वो वहाँ पे बोलता है लॉ रिप्रेजेंट्स कलेक्टिव विजडम विच इज प्रीफरेबल टू द विजडम ऑफ वन पर्सन। यहाँ पे वो क्रिटिसाइज करता है जो कि प्लेटो का फिलोसोफर किंग होगा, एक ही पर्सन रूल करेगा, राइट? यहाँ पे वो बोलता है कि नो, कलेक्टिव विजडम इज अ गुड देन विजडम ऑफ वन पर्सन। थियरी ऑफ जस्टिस है उसका, when perfected man is the best of animals but when separated from law and justice he is the worst of all. According to him, justice is a virtue, a complete virtue, and a virtue in action, right? Hmm? Hmm? It is unjust to treat equals unequally and it is equally unjust to treat unequals equally. ये स्टेटमेंट है जहाँ पे वो प्रोपोर्शनेट सॉर्ट ऑफ इक्वालिटी की बात करता है, राइट? सो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कंसेप्शन लेके आता है, लेकिन मोस्टली बाद में, राइट? थियरी ऑफ स्लेवरी है, स्लेवरी को एज ए नेचुरल बोलता है। उस स्लेवरी को दो तरीके से डिपेंड करता है। वो बोलता है कि स्लेव के पास रीजन तो होता नहीं है, तो उसका भला यही है कि वो मास्टर के साथ रहे अपने, राइट? और वो काम करता भी रहेगा और उसको खाना खाने को भी मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको मतलब इन रिटर्न उसकी लाइफ चल जाएगी। और वो काम जो कर रहा है फिजिकल काम स्लेव करेगा, तो मास्टर के पास एक लीजर टाइम होगा जिसके वो अपना स्टेट चलाएगा, कुछ सोच सकता है, कुछ लिख सकता है, पढ़ सकता है, तो ही स्टेट आगे जाएगा, राइट? So on that ground, on the ground of natural expediency etc etc, so वो justify करता है slavery को, right? According to Aristotle, when many well of people rule for a greater wealth accumulation, the regime is oligarchy. ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। इन एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, व्हाट इज परवर्टेड फ्रॉम अ पॉलिटी, पॉलिटी का परवर्टेड फ्रॉम क्या है? डेमोक्रेसी, राइट? वो डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते थे, चाहे वो एरिस्टोटल हो, प्लेटो हो। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के ही कारण सोक्रेटिस को अपना लाइफ खोनी पड़ी, ऐसा उनका एक कहना था। क्योंकि जनरल मास जब रूल करता है, उनके पास ना एजुकेशन है ना कुछ है, वो कुछ भी डिसीजन ले लेता है, ऐसा एक प्रकार का सोचना उनका होता था, राइट? सो मिडिल क्लास कॉन्स्टिट्यूट द मीन इन एरिस्टोटल सोशल स्ट्रक्चर। एरिस्टोटल का पूरा सोशल स्ट्रक्चर में मिडिल क्लास एक मीन कॉन्स्टिट्यूट करता है। सो एरिस्टोटल्स लिगेसी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स इंस्पायर्ड बाय विलियम ओकलम, राइट? सो यहाँ से विलियम ओकलम थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत रिलेवेंस हमें मिलता है। लॉ ओपिनियन अबाउट वुमेन, वुमेन के रिगार्डिंग एरिस्टोटल का बहुत ही मतलब जिसको हम बहुत ही क्रिटिसाइज करना चाहिए, राइट? वो बोलता था वुमेन आर इन्फीरियर टू मेन एंड इनकम्प्लीट डिफेक्टिव मेल, राइट? बहुत ही मतलब शर्मिंदा मतलब ये स्टेटमेंट है, इसलिए हम क्रिटिसाइज भी करेंगे एरिस्टोटल को बहुत ज़्यादा। लेकिन समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा यार, उस टाइम का जमाना क्या था, मतलब उस टाइम का सोच कैसे थी, इन जनरल सोसाइटी कैसे थी, वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दे हैज अ रीजन बट विदाउट अथॉरिटी, हेंस शी हैज टू बी अंडर कमांड ऑफ मेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनके व्यूज थे। स्लेवरी को जस्टिफाई करते हैं ऑन थ्री ग्राउंड्स। वन तो एक नेचुरल है, देन द इट्स नेसेसरी बिकॉज इट्स प्रोवाइड द लीजर दैट वाज मोस्ट इसेंशियल, राइट? एंड स्लेव आल्सो गेट बेनिफिटेड, एंड देन द एक्सपीडियंसी, राइट? सो सिस्टम पूरा सस्टेन होता है इसके ऊपर। सो नेचुरल, नेसेसरी एंड एक्सपीडियंसी के बेसिस पे वो स्लेवरी को जस्टिफाई करता है, राइट? सो लेट्स नाउ स्टार्ट विद द मैकियावेली, राइट? सो हम देखेंगे कि 1469 से 1527 मतलब एक मेडिवल फेज स्टार्ट होता है, राइट? यहाँ पे इंडिया में क्या हो रहा था, राइट? गुप्ता एम्पायर पूरा मतलब खत्म हो चुका था, फिर बाद में दिल्ली सल्तनत वगैरह ये सब टाइम स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद भी फिर इसके रिगार्डिंग लगभग मुगल्स आ रहे थे इंडिया में, राइट? तो सोचेंगे कि वो जमाना कैसे था जब बाबर या मुगल सब इंडिया पे रूल स्टार्ट हुआ, राइट? अकबर। तो 1469 से 1527, राइट? ये पूरा जमाना है, राइट? सो रेनेसांस एंड इट्स इम्पैक्ट, जो कॉन्स्टेंटिनोपल रोड खुला था, राइट? उसके बाद फिर बहुत कुछ कुछ स्टार्ट हो गया, राइट? एंड क्रिटिसिज्म ऑफ मैकियावेली साइड ऑफ ह्यूमन नेचर हम देखेंगे, राइट? एनालिसिस ऑफ करप्शन एंड सिविक वर्च्यू देखेंगे। एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलीजन, मैकियावेली का जो भी रिलीजन के टुवर्ड्स जो भी एटीट्यूड था वो देखेंगे, राइट? देन द मॉडर्न सेक्युलर नेशन स्टेट के बारे में उसके क्या कंसेप्ट है, क्योंकि सबसे पहले एक मॉडर्न स्टेट, एक नेशन स्टेट, एक सेक्युलर स्टेट की वो बात करता है, राइट? वो डिस्टिंग्विश करता है पूरा पॉलिटिक्स से रिलीजन को, राइट? मोरालिटी को, राइट? वो देखेंगे हम।
उसका पॉलिटिकल रियलिज्म देखेंगे, राइट। क्वालिटीज ऑफ मैकियावेलीज प्रिंस, उसका जो प्रिंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट उसका जो बुक है वो प्रिंस है, राइट। सो प्रिंस को पावर में कैसे रहना है, अपनी पावर कैसे सस्टेन करनी है, रूल कैसे करना है, उसके रिगार्डिंग उसमें थॉट्स है उसके, राइट। एंड वेबर जो है, मैक्स वेबर, वो कभी कभी कंपेयर करता है मैकियावेली और चाणक्य, कौटिल्य को। तो उसके राइटिंग में हमें मिलता है ये कंपैरिजन। तो वो भी हम थोड़ा बहुत कंपेयर करेंगे, देखेंगे क्या है, क्योंकि यूपीएससी में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, राइट। सो प्रिंस ही सबसे इंपॉर्टेंट बुक था। डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, वहाँ पे उसका आइडिया ऑफ रिपब्लिकनिज्म है। एंड में वो रिपब्लिकनिज्म हो गया, स्टार्टिंग में चाहे वो मोनार्की वगैरह बोल रहा था। हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस उसका बुक है, द गोल्डन एस है, द आर्ट ऑफ वॉर है, टाइटस लिवियस है, ये कुछ उसके अलग बुक्स है, राइट। उसको हम चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स बोलते हैं, क्योंकि जो भी हो रहा था सब मेडिवल में, उसके पहले सब रीजन पूरा मतलब क्या है, रिलीजियस डोमिनेंस था, राइट। और चर्च ने पूरा करप्ट कर दिया है सोसाइटी का, ऐसे वो बोलता था, राइट। वो वहां से वो फिर इटालियन रेनेसांस को रिप्रेजेंट करता है, ह्यूमैनिज्म, सेक्युलरिज्म, साइंटिफिक रीजनिंग को रिप्रेजेंट करता है मैकियावेली, राइट। सो मैकियावेली वाज ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन द मिडिल एजेस एंड द मॉडर्न एजेस, राइट। उसके लिए हम मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस भी मैकियावेली को कहते हैं। उसको लियो स्ट्रॉस बोलता है टीचर ऑफ इविल या शेक्सपियर बोलता है मर्डरस मैकियावेली, राइट। सो वो सबसे पहले बोलता है पॉलिटिक्स शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द इथिक्स एंड रिलीजन। वो एक रिलीजन को एक एज ए इंस्ट्रूमेंट देखता है टुवर्ड्स सम कॉज, राइट। हम बाद में देखेंगे अच्छे से। और एक लायन एंड फॉक्स, दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आता है कि प्रिंस को में दोनों भी होने चाहिए, वो लायन और फॉक्स के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, राइट। सो लायन मतलब एक स्ट्रेंथ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो श्रूडनेस होता है, चालाकी होती है, उसको फॉक्स में वो मतलब रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो पॉलिटिकल एक्शंस आर टू बी जज्ड ओनली बाय इट्स आउटकम्स एंड जस्टिफाई मींस, पूरा एंड मतलब आउटकम्स, नेशनल इंटरेस्ट जो भी है ना, मतलब वो नेशनल इंटरेस्ट क्या है, स्टेट का सर्वाइवल, राइट, सिक्योरिटी ऑफ द कॉमन पीपल, इसको पूरा मतलब लेके आता है, राइट। सो द टू बेसिक मीन्स ऑफ सक्सेस फॉर प्रिंस आर द जुडिशियस यूज ऑफ लॉ एंड द फिजिकल फोर्स भी जरूरी है। लेकिन जो निगेटिव एक्शंस करने हैं, जो फिजिकल फोर्स करना है, वो उसको खुद को आके के नहीं करना है, किसी से करवाना है, चाहे वो आर्मी हो, फोर्स हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खुद का हमेशा इमेज सोसाइटी में अच्छा ही बना के रखना है, राइट। So he did not believe in the essential goodness of human nature. He held that all men are wicked, essential and selfish, etc. etc. So selfishness and egoism are the chief motive force of human conduct. आपका जो भी कंडक्ट है, आप जो भी एक्शन करते हो अपने लाइफ में, जो भी आप करने जा रहे हो या कर रहे हो, वो बोलता था कि सेल्फिशनेस एंड इगोइज्म, ये दो चीजें ही आप में होती है, राइट। सो मैकियावेली वाज द फर्स्ट हु गिव द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म, क्योंकि वो मतलब डिस्टिंग्विश करता है, राइट। टर्म स्टेट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय हिम, राइट। वो एक कंसेप्ट ऑफ वर्च्यू एंड फॉर्चुना भी लेके आता है। सो वर्च्यू इज रूटेड इन द इथिक्स विच इज प्रिडोमिनेटली पागन इथिक्स की वो बात करता है। और फॉर्चुना मतलब वो थोड़ा बहुत उसके निगेटिवली देखेगा उसको, राइट, राइट। ही कंप्लीटेड फॉर्चून विद अ वुमेन, राइट। ही सेड दैट प्रॉपर्टी इज अ सोर्स ऑफ पावर, इसलिए वो बोलता है कि प्रॉपर्टी को, स्टेट को, प्रिंस को प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करके रखना है, लोगों की प्रॉपर्टी को मतलब सिक्योर रखना है, राइट। सो ही सेड दैट द पीपल ऑफ द कंट्री हु आर नॉट गॉड फियरिंग इट एडवांसेस ऑन द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये गॉड फियरिंग होना चाहिए लोगों को, और इसीलिए रिलीजन का यूज करना है फॉर दिस पर्पज। खुद के पर्सनल लाइफ में तो रिलीजन नहीं प्रैक्टिस करनी है प्रिंस को, लेकिन फॉर दिस पर्पज ही हैज टू यूज दी और शी हैज टू यूज द रिलीजन। whom did Machiavelli blame for the moral degradation of Italy, क्वेश्चन आया था, चर्च को ब्लेम करता है, राइट। सो मैकियावेली एडवाइज द प्रिंस टू परस्यू अ मॉडरेट बिहेवियर होना चाहिए प्रिंस के, राइट। प्रॉपर्टी एज अ सोर्स ऑफ पावर, राइट। सो अकॉर्डिंग टू निकोलो मैकियावेली, अ रूलर मस्ट हैव सर्टेन क्वालिटीज लाइक बोल्डनेस, अनफ्लिंचिंग विल एंड रूथलेसनेस, राइट। सो मॉरल इंडिफरेंस की बात करता है, एक डबल स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी की बात करता है, राइट। क्योंकि एक प्राइवेट लाइफ में एक होना है और पब्लिक लाइफ में कुछ और ही पोर्ट्रेट करना है, राइट। सो फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट हम मैकियावेली को बोलते हैं, राइट। सो वो चर्च को ब्लेम करता है, हमने देखा ऑलरेडी, राइट। उसको मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का एक फादर या मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट थिंकर क्यों बोलते हैं, मैकियावेली क्यों बोलते हैं, क्योंकि ही सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स या इथिक्स फ्रॉम पॉलिटिक्स। एंड सेकंड इज द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट, सबसे पहले यही लेके आता है। तो ये दो थॉट्स के लिए हम उसको एक मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर बोलेंगे, राइट। सो मैकियावेली प्रेफर्ड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और मोनार्की की। एंड में चाहे वो प्रिंस लिखता हो, मोनार्की की बात कर रहा है, लेकिन जब लाइफ का एंड आ रहा था, वो थोड़ा बहुत रिपब्लिकन थॉट्स, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी उसने लिखा, उसमें वो रिपब्लिकन थॉट लेके आता है। एट द एंड वो रिपब्लिकनिज्म को प्रिपेयर करता है, राइट। सो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस द हॉब्स। अब मैकियावेली हमने देखा कि मेडिवल टाइम में क्या हो रहा था, तब मतलब मुगल पीरियड इंडिया में स्टार्ट हो गया था, वैसे ही इन जनरल इंडिया ऑल ओवर क्या चल रहा था, राइट। सो अब हम देखेंगे कि हॉब्स उसके बाद, राइट, 1588 से 1679 में, इस बीच में टाइम में यूके में बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन हुआ है, राइट। क्योंकि यूके में पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गई, एक ग्लोरियस रिवोल्यूशन हो गया। और उसके पहले
राइट 1588, ठीक है। ग्लोरिफिकेशन 1680 में आया, 1648 में कुछ कुछ साइंस पैक्ट साइन हुए, वेस्टफालन ऑर्डर 1648 में आया, और 1680 में ग्लोरियस रिवोल्यूशन हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके पहले ये इसका जन्म कब है? 1588 को है, मतलब लगभग 20 30 40 साल पहले क्या हो रहा था पूरा, मतलब यहाँ हम देखेंगे ब्रिटिश हिस्ट्री में तब प्यूरिटन रिवोल्यूशन चल रहा था 1641 में, राइट। सिविल वॉर था ब्रिटेन में, केओस था, एनार्की थी, कोई किसी को भी मार रहा है, राइट। मतलब आपका जीवित रहने का मतलब राइट टू लाइफ है, वही पूरा थ्रेटन है। कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट, रॉयलिस्ट वर्सेस एंटी रॉयलिस्ट, वॉर चल रहा है, एनार्की है, केओस है, नो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है, और लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन वाज द मेन कंसर्न फॉर हॉब्स। खुद का प्रिजर्वेशन, लाइफ अच्छी है कि नहीं, अच्छी मतलब छोड़ दीजिए एज ऑफ नाउ, लेकिन आप जी पा रहे हो कि नहीं, राइट। सो दैट वाज द मेन कंसर्न फॉर हॉब्स। इसलिए वो लिवायथन स्टेट, एक स्ट्रॉन्ग स्टेट लेके आता है। वो बोलता है कि अगर स्ट्रॉन्ग स्टेट रहा तो भी ये सब एंटी सोसाइटी एलिमेंट्स है वो कंट्रोल में रह पाएंगे, राइट। सो एक बर्थ ऑफ हॉब्स एंड हिज टाइम हमने देखना पड़ेगा, हमने समझा अच्छे से कॉन्टेक्स्ट उसका क्या है, राइट। सो हम हॉब्स को एज ए फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस भी कह सकते हैं, राइट। एक ह्यूमन नेचर अकॉर्डिंग टू हॉब्स हम देखेंगे क्या है उसका ह्यूमन नेचर, राइट। उसके पहले हमें समझना पड़ेगा एक स्टेट ऑफ नेचर क्या है उसका, राइट। सो principal cause of conflict was within the nature of man and the nature of social contract। इसमें क्या conflicts थे? हॉब्स ऑन sovereign leviathan, rights, duties, एक्सेट्रा एक्सेट्रा पे क्या बात करता है, चाहे वो मतलब आपका लिवायथन या आपका जो स्टेट है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी है कि नहीं है, राइट। सो जो भी उसका लिबरलिज्म है, उसमें जो इंडिविजुअलिज्म की बात है कुछ कुछ मिलती है हमें, राइट। मॉडर्न पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग ये भी हम देखेंगे, ये पूरा हम ये सब कंसेप्ट, ये सब थीम्स हम डिस्कस करेंगे। हमने टाइम देख लिया क्या चल रहा था उस टाइम पे, सिविल वॉर चल रहा था, केओस था, एनार्की था, हाँ? उसको जीना था यार, उसको मतलब मैक्सिमम एंड तक उसको जीना था, लगभग जिया भी है। लगभग आप देखोगे तो ये 12 और ये लगभग 79, सो लगभग 92 साल तक हॉब्स था या इस दुनिया में, तो उसको जीना था, इसलिए वो उस टाइम स्ट्रॉन्ग स्टेट लेके आता है। तो मोस्टली इंपॉर्टेंट द एलिमेंट्स ऑफ लॉ बुक है, नेचुरल एंड पॉलिटिक है, सबसे इंपॉर्टेंट लिवायथन है, डिसाइव भी बुक है उसका, राइट। सो लिवायथन में वो कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी मिलेगी हमें उसकी। सो नेचर ऑफ मैन को बहुत ही ज्यादा निगेटिवली देखता है, गाइडेड बाय एपेटाइट्स, डिजायर्स, पैशंस, राइट। सो सेल्फ प्रिजर्वेशन, ग्लोरी और द चीप एपेटाइट्स, राइट। पावर इज द मीन टू सेटिस्फाई मैन्स डिजायर, एक कंपटीशन, फियर, एक सस्पिशन ऑफ अदर, ये सब थिंग्स होंगी नेचर ऑफ मैन, मैन का नेचर ये होगा। सो स्टेट ऑफ नेचर मतलब जो स्टेट ऑफ नेचर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के पहले की लाइफ के बारे में वो बात कर रहा है, जहाँ पे केओस है, एनार्की है, वहां पे वो बोलता है, एक डिसमल पिक्चर प्रेजेंट करता है। वो बोलता है लाइफ ऑफ मैन इज अ सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी एंड ब्रूटिश एंड शॉर्ट, राइट। सो सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट, इस सॉर्ट ऑफ लाइफ है ह्यूमन लाइफ, विदाउट एनी पॉलिटिकल ऑर्डर, नो सिविल सोसाइटी देयर नहीं है, ना गवर्नमेंट है, राइट। अनसेटिस्फाइड विद डिजायर ऑफ पावर, ग्लोरी, कंपटीशन, फियर, मिस्ट्रस्ट, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, एवरी मैन इज एनिमी ऑफ एवरी मैन, एक्सेट्रा। स्टेट ऑफ नेचर में सब ये कंडीशंस चल रहे हैं, राइट। इसके बिल्कुल अपोजिट हमें लॉक्स के व्यूज मिलेंगे, बाद में हम देखेंगे, राइट, बाद में। सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हॉब्स का क्या है? एग्रीमेंट, कॉवेनेंट विथ वन एंड ऑल टू फॉर्म अ सिविल सोसाइटी। पहले एक सिविल सोसाइटी फॉर्म होगी एंड बाद में फिर एक स्टेट, एक गवर्नमेंट फॉर्म होगा, जिसमें हम कुछ राइट्स हमारे ट्रांसफर करेंगे, राइट। राइट्स, व्हील्स, पावर हम टू द थर्ड पार्टी। सो थर्ड पार्टी क्यों बोला है? क्योंकि जो सॉवरिन लिवायथन है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट से इमर्ज होकर आ रहा है। सो इज नॉट अकाउंटेबल एक्सेट्रा, एक अलग सॉवरिन लिवायथन बन गया। वो पार्ट नहीं है आपके कॉन्ट्रैक्ट का, वो कॉन्ट्रैक्ट से उभर के आ रहा है। So sovereign is not party to the contract. Power of a sovereign is absolute, unlimited, undivided and unalienable. Right? इतना strong state. People get in return, people को क्या मिल रहा है? Peace मिल रहा है, right? To obey, उसका उनको जो peace मिल रहा है वो it's like to obey the command of sovereign। अगर political obligation होगा तो आपको peace मिलेगा। Grounds for no political obligation, बस आपका राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन प्रोटेक्ट करने के लिए आप स्टेट के अगेंस्ट जा सकते हो। अगर स्टेट ये नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहा है तो यू हैव राइट टू रिवोल्ट, right to self preservation, right. To contract is valid only till the sovereign is able to maintain the peace and security. First to modernize the tradition of natural law, first thinker who gave the idea of negative liberty. Laws are the rules of just and unjust, nothing being reputed unjust that is not contrary to the some law। ये statement बहुत सारे एग्जाम में आता है, हॉब्स का स्टेटमेंट है, राइट। सो हॉब्स ऑन लिबर्टी, लिबर्टी इज द साइलेंस ऑफ लॉ। जिसके रिगार्डिंग लॉज नहीं बने हैं, यू हैव परमिशन, यार यू हैव राइट टू डू दैट। फ्रीडम इज द एब्सेंस ऑफ ऑपोजिशन। In other words, a citizen is free to do or forbear what the sovereign has not commanded for forbidden. However, the command of the sovereign cannot annul the subject's right to self-preservation.
right? So no contradicted that Hobbes is individualist and absolutist at the same time, right? Since individualistic nature of man and the protection of the individual is the core concern of his theory, that Sabine considers him as the greatest of all individualists, right? So for Hobbes all existence is a simple of matter in motion. ये स्टेटमेंट बहुत सारे एग्जाम में आता है. From Galileo, Hobbes borrowed the principle of resolute composite. ये भी आता है, right? He said that laws are the rules of, ये हमने देखा already, right? Felicity, happiness is continued success in obtaining those things which a man from time to time desires. ये Hobbes का स्टेटमेंट है, right? So who was called as a monster of Malmesbury? हॉब्स को बोलते हैं, राइट? हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी? हॉब्स ही है. ये क्वेश्चन पहले अलग अलग एग्जाम्स में आए थे, चाहे वो जेएनयू, हैदराबाद या नेट एक्सेट्रा, राइट? एट डीयू. हु एडवोकेटेड द सॉवरेनिटी इज एब्सोल्यूट, इंडिविजिबल, इनएलिमेंट, परपेचुअल? हॉब्स. फॉर हॉब्स फेलिसिटी मींस, फेलिसिटी क्या है? कंटिन्यूड सक्सेस इन ऑब्टेनिंग दोस थिंग्स व्हिच मैन टाइम टू टाइम डिजायर्स एक्सेट्रा, हमने देखा है ऑलरेडी. थॉमस हॉब्स इन हिज लिवायथन जस्टिफाइड एब्सोल्यूशन ऑफ द स्टुअर्ट किंग्स, right? Who regards Hobbesian state as authoritarian but not totalitarian? William Epstein, right? So Hobbes' state of nature is a pre-social and pre-political, right? So Locke's essay concerning human understanding was a refutation of Leviathan of Hobbes. इसलिए लॉक्स की व्यूज अलग बनते हैं. वो एक गुड स्टेट ऑफ नेचर, एक वो बोलता है कि मेन आर कोऑपरेटिव, दे आर इंटरडिपेंडेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अलग व्यूज लेके आता है, राइट? ये हमने ऑलरेडी देखा है उसका. जब हम इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच देख रहे थे, हॉब्स, मैकेवली, एरिस्टोटल, दिस थ्री थिंकर्स आर इंडक्टिव अप्रोच, क्योंकि वो पहले सोसाइटी में गए, ऑब्जर्वेशन किया, एविडेंस कलेक्ट किए, एम्पिरिसिज्म लेके आए और बाद में उन्होंने अपनी थ्योरी बिल्डअप की, राइट? इसलिए हम उनको इंडक्टिविस्ट बोलेंगे, राइट? लेट्स स्टार्ट नाउ लॉक, राइट? लॉक का हम टाइम पीरियड देखेंगे 1632 से 1704 में क्या क्या हो रहा था. मतलब ऑलरेडी सिविल वॉर हो गया था, केओस एनार्की इतनी नहीं थी उस टाइम पे, एक लॉ एंड ऑर्डर थी, मेंटेन थी, राइट? 1632 मतलब 1704 में, मतलब एक ठीक ठाक एक एक उसका जो टाइम है, मतलब जब प्यूरिटन वॉर एक्सेट्रा, लॉक वाज अ चाइल्ड दैट टाइम, राइट? 1648 में जब हॉब्स एक बड़ा आदमी था और सब समझ पा रहा था, वैसे नहीं था. तो उसका जो स्टेट ऑफ नेचर क्या है लॉक का, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लॉक का क्या है, राइट? उसमें वो दो कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है, राइट? सो फीचर्स ऑफ लॉक इन स्टेट लिमिटेशन, मतलब स्टेट एज ए नेसेसरी व्हील, राइट? लिमिटेड स्टेट की बात करता है, राइट? सो वो क्यों, वो हम देखेंगे. सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड द डिसोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, वो कब, मतलब कब गवर्नमेंट डिसोल्व किया जाएगा, राइट? सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में उसके क्या व्यूज है, राइट? सो नेचुरल राइट्स, प्राइवेट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में उसके क्या व्यूज है, एंड उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉक ऑन टॉलरेशन. ये कुछ हम व्यूज देखेंगे जहां से आके लिबरलिज्म उभर के आता है, और हम लॉक को एक फादर ऑफ लिबरलिज्म भी देखते हैं, राइट? सो ये कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि इंडिया में भाई क्या हो रहा था 1632 से 74 के बारे में. ब्रिटिशर्स का पूरा राज यहाँ पे, मतलब ब्रिटिशर ने स्टार्ट किया था सब, हाँ, कुछ चीज़ें एंड में बोल रहा हूँ मैं, 1700 उस टाइम पे उन्होंने कुछ स्टार्ट किया. उसके पहले तो वो जस्ट आए हुए थे इंडिया में, राइट? सो क्या क्या चल रहा था उस टाइम पे, राइट? मुगल का जो भी पूरा था वो एट द पीक पे था, राइट? मुगल्स और एट द पीक, दे वर देयर, एंड जस्ट 1632 मतलब लगभग औरंगजेब ने अब स्टार्ट किया था अपना रूल यहाँ पे, राइट? सो बुक्स क्या थी, राइट? अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन 1689 में, राइट? ये बहुत सारे एग्जाम्स में आता है. टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट भी बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, राइट? यहाँ पे वो फिल्मर को क्रिटिसाइज करता है, राइट? एंड ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेशन, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन, स्पिरिचुअल फादर ऑफ यूरोपियन एनलाइटनमेंट, राइट? सो फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म एंड कैपिटलिज्म और लिमिटेड गवर्नमेंट हम इसको बोलते हैं, राइट? सो नेचर ऑफ मैन एक पॉजिटिव व्यू रखता है, राइट? एक पॉजिटिव व्यू रखता है, एक कोऑपरेटिव पीसफुल नेचर है, ऐसे बोलता है. दे आर एबल टू सेल्फ गवर्न एंड लिव विद अदर्स इन अ पीस एज ही हैव सेंस ऑफ रीजन. रीजन है, रीजनेबिलिटी है. मैन इज अ बाय नेचर सोशल टू, सोशल एंड रैशनल भी है, राइट? एरिस्टोटल बोलता है मैन इज अ बाय नेचर पॉलिटिकल एनिमल, ये बोलता है सोशल एंड रैशनल भी लेके आता है. सो स्टेट ऑफ नेचर जो भी है, ईच इंडिविजुअल इज अ फ्री, इक्वल एंड इंडिपेंडेंट बट बाउंडेड बाय अ लॉ ऑफ नेचर, right? So each individual possess natural right, liberty, equality, life, property. These are the inalienable rights, right? मतलब जो राइट टू लिबर्टी है, लाइफ है, प्रॉपर्टी, दिस थ्री आर इनएलिएनेबल. इसको कभी भी जब आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, स्टेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो ये तीन राइट्स जो है ना, वो आप स्टेट को नहीं देते हो, अपने पास ही रखते हो. लिबर्टी है, लाइफ है और प्रॉपर्टी है, राइट? स्टेट को प्रिजर्व करना है इन राइट्स को. अगर स्टेट नहीं प्रिजर्व कर पा रहा है तो यू हैव राइट टू रिवोल्ट अगेंस्ट द स्टेट, बट इन पीसफुल मैनर, राइट? एक स्टेट ऑफ जनरल पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंट, प्रिजर्वेशन था इस टाइम में, ऐसे बोलता है.
पीस इज बट स्टेबल नहीं थी सोसाइटी, पीस वॉज अ फ्रेजाइल, पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट एनी टाइम कंफ्लिक्ट हो सकता है, राइट, माइट इज राइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब जो भी मतलब बलवान है वो कुछ भी कर सकता है, राइट, कोई ऑर्डर तो है नहीं, राइट। तो फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेके आएंगे, राइट, इस सब सिचुएशन में, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए, राइट, टू सेट अप अ सॉवरेन कम्युनिटी बाय ट्रांसफरिंग सम ऑफ देयर राइट्स, legislative is a supreme, executive is a subordinate to legislative, right? So government sovereignty is not absolute, it is a party to the contract. हॉब्स का जो पूरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें एब्सोल्यूट जो गवर्नमेंट था, जो सॉवरेन था, लिवायथन था, who he was not party to the contract, यहाँ पे ऐसे नहीं है, right? So is a party to the contract and bound by its obligation to act for a common good. टू स्टेज कॉन्ट्रैक्ट है, फर्स्ट स्टेज में ही एक्सप्रेस एक्सप्लिसिट कंसेंट ऑफ ऑल, एंड सेकंड स्टेज में मेजोरिटी वोट एक्सेट्रा। टैसिट कंसेंट का कंसेप्ट किसका है? लॉक का है टैसिट कंसेप्ट, राइट। सो फिल्मर का जो पैटर्नल थियरी है वाज क्रिटिसाइज्ड बाय लॉक इन द फर्स्ट ट्रीटी, फिल्मर को क्रिटिसाइज करता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। द टर्म राइट टू अपील टू हेवन वाज यूज्ड बाय लॉक, ही बिलीव्स दैट राइट इज अ क्लेम ऑफ द इंडिविजुअल। Locke has used the social contract theory to justify liberal democratic state. Locke uses the description white paper void of all characters to describe human mind at birth, राइट। ह्यूमन माइंड जो बर्थ के टाइम है उसको बोलता है व्हाइट पेपर अवॉइड ऑफ ऑल कैरेक्टर्स, मतलब जैसी भी आप फॉर्म करो, जैसे भी उसको थॉट्स दो वो बनता जाएगा, ऐसे जन्म से कुछ थॉट्स या ऐसे लेके नहीं आता है, राइट। सो लॉक्स कंसेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स अ फर्स्ट सिविल सोसाइटी एंड देन द पॉलिटिकल सोसाइटी, राइट। सो एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट प्रोटेक्ट देयर राइट्स, राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। एक लिमिटेड थ्योरी ऑफ प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी की बात करता है, सो एक लीगल लिमिट्स लगाता है पावर पे, राइट। सो वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम, दिस स्टेटमेंट किसका है? लॉक का है, राइट। सो लॉज ही नहीं होगा तो फ्रीडम नहीं होंगे, फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज चाहिए। इसकी बिल्कुल अपोजिट व्यूज हॉब्स का मिलेगा, वो बोलेगा जिसके बारे में लॉज नहीं बनाए उतनी लिबर्टी आपके पास है, राइट। लेट्स स्टार्ट नाउ रूसो, राइट। 1712 से लेके 1778 क्या चल रहा था? पूरा मतलब रैशनैलिटी, रीजनेबिलिटी, साइंटिसिज्म वाज ऑन पीक एंड एक्सेट्रा, राइट। इंडिविजुअलिस्टिक नेचर, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा है, राइट। एक इंडिविजुअलिस्टिक नेचर है, मटेरियलिस्टिक लाइफ स्टार्ट हो गई है, राइट। ये पूरा सिचुएशन है वो, इसीलिए फिर रूसो के थॉट्स हम देखेंगे बाद में कि ये सब कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या याद रखना है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा है, एक मटेरियलिस्टिक इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ एट इट्स पीक पे है, राइट। सो हम देखेंगे अब क्या है। सो उसका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है 1762 में बुक है, यहाँ पे ओपनिंग स्टेटमेंट है, मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज एवरीवेयर इन चेंज। यहाँ पे एक पॉपुलर सॉवर्निटी की बात करता है, एक जनरल विल की बात करता है। उसके अलग बुक्स है, एमाइल है विच इज ऑन एजुकेशन 1672 में, जिसमें वो बोलता है कि प्लेटो का एजुकेशन पे जो बुक है, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, राइट, जो प्लेटो का रिपब्लिक है। कन्फेशंस जो उसकी ऑटोबायोग्राफी है, उसने कुछ इंपॉर्टेंट एसेज लिखे जैसे कि डिस्कोर्सेस ऑन साइंस एंड आर्ट्स, जिसमें वो साइंस को क्रिटिसाइज करता है। डिस्कोर्सेस ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, जिसमें वो इनइक्वालिटी को क्रिटिसाइज करता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्रिटिसाइज करता है, राइट। सो डिस्कोर्सेस ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी भी है। फिलोसॉफिकल फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, राइट। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का फिलोसॉफिकल फादर हम किसको बोलते हैं? रूसो को बोलते हैं, राइट। ही वॉज अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, क्योंकि उसका ऐसा कहना था कि कोई भी किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, अपने आप को खुद को आपको रिप्रेजेंट करना होगा डिसीजन मेकिंग सेक्शन में, इसलिए वो जनरल विल लेके आता है, राइट। पॉपुलर सॉवर्निटी की बात करता है, राइट। सो ही फेवर्ड अ पॉजिटिव लिबर्टी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सेल्फ गवर्नमेंट, अनएलिएनेबल पॉपुलर सॉवर्निटी, राइट। सो उसका भी जो भी था, योर राइट्स योर सॉवर्निटी कैन नॉट बी डिलीगेटेड टू द गवर्नमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट। तो ये जो उसका कंसेप्शन है कि मॉडर्न कंसेप्शन ऑफ डेमोक्रेसी, उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता है, क्योंकि उसका सीधा सा कहना था आपके जो व्यूज है, आपके जो थॉट्स है, आपके जो भी डिजायर्स है, आपके जो भी डिमांड्स है, कमांड्स है, वो कोई और आपके लिए रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। एट दिन वो खुद अपना अपना सोचेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको खुद को रिप्रेजेंट करना है, राइट। लेकिन ये सिस्टम में जब आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये भी आपके जो भी सेल्फिश जो भी आपकी इगोइस्टिक सेल्फिश या जो एक्चुअल व्हील्स होंगे उसको आपको साइड में रखना है। एक ब्रॉडर, एक जनरल व्हील, एक लार्जर कॉज, एक सोसाइटी के कॉमन गुड के लिए आपको सोचना है उसको। अगर ये सब अच्छे अच्छे कॉज को हम मिला लेंगे तो उसको बोलता है जनरल व्हील, जो कि अगेंस्ट है एक्चुअल व्हील को। एक्चुअल व्हील आपकी प्राइवेट व्हील है, जो आप मतलब सेल्फिश मोटिव्स आपके जो भी होंगे उसको एक्चुअल व्हील बोलता है, राइट। बाद में देखेंगे हम, ये सब देखो ये यहाँ पे है, राइट। सो रूसोस जनरल व्हील इज अ हॉब्स लिवायथन विथ हिज हेड्स चॉप्ड ऑफ। सो जनरल व्हील इज अ रियल व्हील ऑफ द कम्युनिटी। जनरल व्हील इज द सम ऑफ रियल व्हील्स ऑफ ऑल। रियल व्हील इज गाइडेड बाय द हायर सेल्फ एंड एक्चुअल व्हील इज गाइडेड बाय द लोअर सेल्फ, जो भी आपके सेल्फिश मोटिव्स होंगे।
लॉज फ्लोइंग फ्रॉम जनरल विल आर जस्ट, मोरली गुड एंड लिबरेटिंग। अगर कोई जनरल विल को नहीं मान रहा है तो ही शुड और शी शुड बी द फोर्स्ड to follow that, right? So the community and each of its members are directed by the general will. Some of real wills serve common interest, common good, right? So by obeying the laws of following from general will, one man gain moral freedom मिलता है हमें इससे। general will is a indivisible, collective and always right. We are free only when we follow the general will. ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट से अलग अलग पूछ सकते हैं, जनरल विल पे हर बार क्वेश्चन आता है, अच्छे से करिए, ठीक है। So Rousseau argued that our minds have been corrupted in a proportion as the arts and science have improved. ये यहाँ पे वो आर्ट्स और साइंस को क्रिटिसाइज करता है, जितना साइंस और आर्ट्स इंप्रूव हुआ है हमारे माइंड करप्ट होते गए हैं, हम इंडिविजुअलिस्टिक सेल्फिश बनते गए हैं, राइट। यहाँ पे वो बोलता है, रूसो सेड वॉइस ऑफ द पीपल मे बी वॉइस ऑफ गॉड, इसलिए वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात करता है, राइट राइट। सो ही कंसिडर्ड इलेक्टिव एरिस्टोक्रेसी एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो ही डिस्क्राइब्ड मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर एज अ नोबल सेवेज, राइट, एक नोबल सेवेज बोलता है उसको, हुज सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाज सोशल एंड नॉट गवर्नमेंटल, रूसो है, राइट। रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन, जब वो आर्ट्स और साइंस को क्रिटिसाइज करता है वो रीजन को क्रिटिसाइज कर रहा है, राइट। सो बोलता है रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन, राइट। सो रूसो डिफरेंशिएटेड बिटवीन नेचुरल एंड कन्वेंशनल इनइक्वालिटी। नेचुरल इनइक्वालिटी मतलब क्या है कि जो आपके फिजिकली एबिलिटीज डिसेबिलिटीज है या जो भी आपके अदर रीजन जो फिजिकल है, राइट, उसको नेचुरल बोलता है। और एक कन्वेंशनल मतलब जो भी आपके स्क्रिप्टिव नोशंस है, रेस है या रिलीजन है या कास्ट है, जेंडर है, इनको कन्वेंशनल बोलते हैं, इन सब हटाना चाहिए, ऐसा उसका व्यूज था, राइट। सो रूसो एक नेचुरलिज्म लेके आता है, एजुकेशन एज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग मैन एज अ नेचुरल मैन एंड वुमेन एज अ नेचुरल वुमेन, राइट। रूसोज एसेज विच वन हिम अवार्ड वाज हैज द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड आर्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू द करप्ट और प्यूरिफाई मोरल्स। यहाँ पे वो एक्सेट्रा उसका थियरी था, जिसमें वो बोलता है कि करप्ट हो गया है सोसाइटी, जैसे साइंस और आर्ट्स, मतलब इसके ऊपर अलग अलग थॉट्स आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस इज द फ्रूट ऑफ आइडियल क्यूरियोसिटी, फिलोसफी इज अ mere intellectually free and the amenities of polite life is essential. Your family is the only natural society. Thinking man is a depraved animal. इसलिए वो रीजन थिंकिंग को क्रिटिसाइज करता है। द इंग्लिश थिंक दे आर फ्री ओनली ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, राइट। जो जिस दिन आप वोटिंग करने जा रहे हो उसी एक दिन के लिए आप फ्री हो, अदरवाइज आप फ्री नहीं हो। वो इंग्लिश मतलब यूके में तब टाइम पार्लियामेंट या डेमोक्रेसी आ गई थी, राइट, वो क्रिटिसाइज करता है। तो ये कंपैरिजन है, ये चार्ट है, आप लेटर गो थ्रू दिस कि हॉब्स, लॉक और रूसो, इनके स्टेट ऑफ नेचर हॉब्स का बिल्कुल ही निगेटिव था, लॉक और रूसो का थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, राइट। गवर्नमेंट में हॉब्स के गवर्नमेंट में लिवायथन पार्ट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, यहाँ पे है इन दोनों में, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन के बारे में उनके व्यूज क्या है, राइट, एंड द इम्पैक्ट ऑफ फाउंडर्स एक्सेट्रा, देखो आप बाद में कि क्या क्या है, राइट्स कौन देता है कौन नहीं देता है, कितने कितने तक स्टेट के लिमिटेशंस क्या होंगे, राइट। यू कैन लेटर गो थ्रू दिस, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द पीपीटी। सो let's start now, जेएस मिल, राइट। तो जेएस मिल के जो भी व्यूज है ऑन यूटिलिटेरियनिज्म या उसके जो व्यूज है लिबर्टी के ऊपर, ऑन लिबर्टी में या ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में या ऑन सब्जेक्टिवेशन ऑफ वुमेन में, राइट, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में जो भी उसके व्यूज है, ये 4 डोमिनेंट व्यूज है जिसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं उसके जो ऑन लिबर्टी में जो भी उसके व्यूज है, राइट। सो उसने लेकिन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी करके भी बुक लिखा है। तो मील मील को हम एक ट्रांजिशनरी थिंकर देखते हैं, राइट। ट्रांजिशन मतलब क्लासिकल लिबरल्स और मॉडर्न या पॉजिटिव लिबरल्स के बीच का एक ब्रिज या एक दुआ या एक ट्रांजिशनरी थिंकर है, राइट। सो मिल को समझने के लिए जैसे हमने अदर थिंकर्स भी देखे कि उनका कॉन्टेक्स्ट क्या था, हमें देखना पड़ेगा क्या चल रहा था सोसाइटी में, वैसे ही एक मिल के जो हिज फादर, राइट, हिज फादर वाज अ फ्रेंड ऑफ जेरेमी बेंथम, राइट। और इनके डिस्कशंस चलते थे यूटिलिटेरियन, बेंथम क्या है, एक यूटिलिटेरियन थिंकर है, राइट, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, राइट। तो ये डिस्कशन जो भी चलते थे, जो भी फैमिली बैकग्राउंड था यहाँ से इन्फ्लुएंस होता है, और वो थोड़ा बहुत अल्दो मिल इज ए यूटिलिटेरियन ही क्रिटिसाइज यूटिलिटेरियनिज्म, राइट, वो क्रिटिसाइज करता है। वो क्या बोलता था कि बस क्वांटिटी नहीं क्वालिटी भी लेके आना है, राइट। सो पिग सेटिस्फाइड से मैं ज्यादा खुश हूंगा कि भाई एरिस्टोटल डिससेटिस्फाइड है, राइट। तो मतलब एक हायर सेल्फ, जो कि हमने देखा रूसो को जब हम डिस्कस कर रहे थे, एक लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ की जो रूसो बात करता है, यहाँ पे भी एक हायर सेल्फ मतलब एक हायर जो सेटिस्फेक्शन होगा उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। उसके ऑन लिबर्टी में क्या थॉट्स है, लिबर्टी ऑफ एक्शन में क्या थॉट्स है, डिपेंड्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डिफेंड करता है, राइट। मिल को हम एज ए फेमिनिस्ट थिंकर भी बोलते हैं, उसका जो सब्जेक्शन ऑफ वुमेन था, जो अपने वाइफ से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था, वाइफ ने भी उसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसके, राइट। सो जॉन स्टुअर्ट मिल
जो उसके मतलब एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या है, राइट, एंड द डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये भी उसका बुक है, राइट। इसके रिगार्डिंग हम उसके थॉट्स देखेंगे, कुछ मेजर थीम्स है जिसके रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं बार बार, राइट। उसके बुक्स क्या कहते हैं, अ सिस्टम ऑफ लॉजिक, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द एसे ऑन लिबर्टी, जहाँ पे लिबर्टी का जो नोशन है, हमने लिबर्टी जब हमने अच्छे से डिस्कस किया कि लिबर्टी एज अ चॉइस, लिबर्टी एज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, एंड लिबर्टी इज एज अ कंडीशंस एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज कर पाना, राइट। सो यूटिलिटेरियनिज्म उसका बुक है जहाँ पे वो क्रिटिसाइज करता है और खुद का एक थ्योरी लेके आता है, कंसिडरेशंस ऑन द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, उसकी जो वाइफ थी हैरियट टेलर, उसका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें, वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ मार्क्स, मतलब इंग्लैंड में उस टाइम मार्क्स भी था, कंटेम्प्रेरी है ये मील और मार्क्स, बट डिड नॉट हैव इंटरेक्शन विद देम, मतलब कोई भी इंटरेक्शन है, ऐसे कुछ कॉन्वर्सेशन नहीं था इन दोनों के बीच में। कंसिडर्ड एज रिलक्टेंट डेमोक्रेट, लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था, रिलक्टेंट डेमोक्रेट क्यों है, हाँ? क्योंकि वो एक क्वालिफिकेशन लेके आता है, जब वो वोटिंग का राइट लेके आता है, बोलता है जो एजुकेटेड है, जो अवेयर है, उनके वोट को ज़्यादा वैल्यू होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक लिबरल फेमिनिस्ट है, एक क्वालिफाइड सोशलिस्ट है, एक चैंपियन ऑफ लिबर्टी है, चैंपियन ऑफ वुमेन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स है, राइट। So JS Mill belongs to the time of transition. Mill is a connecting link between the classical liberals and modern liberals, right? Ernest Barker calls J.S. Mill as a prophet of empty liberty and abstract individual. According to Mill, democracy is the best form of government. He said that freedom is the first and strongest want of human nature. एक negative freedom की बात करता है, right? He advocated that the state is a moral institution with a moral end, right? एक moral institution with a moral end. Over himself, over his own body and mind, the individual is a sovereign. ऐसी बात करता है, right? तो इंडिविजुअल सॉवरिन है पूरा, राइट। एक फेलिसिफिक कैलकुलस इज एब्सोल्यूट, मतलब क्वांटिटी को बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दिया हुआ था बेंथम के थॉट्स में, उसको क्रिटिसाइज करता है, राइट। सो रिलेक्टेंट डेमोक्रेट क्यों कहते हैं हम उसको, ही वॉज अ फेयरफुल ऑफ डेमोक्रेसी बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन कॉलोनीज, क्योंकि जनरल मासेस अगर इग्नोरेंट है तो अच्छे से डेमोक्रेसी अच्छे से स्टेट को रन नहीं कर पाएंगे, हाँ। एक बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म इज बेस्ट फॉर बारबेरियंस, ऐसे बोलता था, और जो भी कॉलोनीज है, चाहे वो इंडिया हो, अदर स्टेट्स हो, वहाँ पे डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करता था, राइट। सो सर्टन प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए बिफोर यू इंट्रोड्यूस डेमोक्रेसी, जैसे कि एजुकेशन होना, लोग अवेयर होना अपने राइट्स के बारे में, अपने ड्यूटीज़ के बारे में, राइट। सो ही व्यूज वर नियर केम टू एरिस्टोटल एज वेल एज मैकियावेली के रिगार्डिंग उसके व्यूज आते हैं, मतलब उनके क्लोज हम देख सकते हैं उनको। मिल वॉज अ fearful that democracy will get converted into tyranny of majority or monocracy. He was a critic of democracy in USA. मतलब वो बोल सबसे ज़्यादा वो, मतलब वो डरता था कि इस चीज़ से कि डेमोक्रेसी कन्वर्ट हो जाएगी टायरनी ऑफ मेजोरिटी में, और अगर ये ऐसे कन्वर्ट हो गया तो कोई फ्रीडम ही नहीं रहेगा आपके पास। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, वो ही नहीं रहेगा आपके पास, राइट। सो उसका जब हम ऑन लिबर्टी देखते हैं, लिबर्टी में जो भी उसके थॉट्स है, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कहाँ है उसका, सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस, राइट। तो मतलब आप कुछ पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, दीज आर द लाइक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, राइट। लेकिन अब अदर रिगार्डिंग एक्शन मतलब रात में 10 बजे के बाद आप जोर जोर से गाना बजा रहे हो या कुछ कर रहे हो, आप बाकी के लोग मतलब डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो नहीं सो पा रहे, तो दीज आर द अदर रिगार्डिंग एक्शंस, यहाँ पे वो स्टेट को रोल देता है, दीज आर द हार्म प्रिंसिपल लेके आता है। अगर आपका कोई रोल, आपकी कोई एक्शन दूसरों को हार्म पहुंचा रही है, तो वो स्टेट को कंट्रोल करना चाहिए। पहली बार वो स्टेट का कुछ रोल लेके आता है, इसलिए उसको थोड़ा बहुत एक मॉडर्न लिबरल आगे जाके ये डेवलप करते हैं अच्छे से, वो पूरा मॉडर्न लिबरल थॉट होता है, या पॉजिटिव लिबरल जिनको हम बोलते हैं, राइट। एन यूनिक न्यू आइडिया थॉट शुड बी प्रोटेक्टेड इवन इफ इट इज फॉल्स और पार्शियली ट्रू। टू सोर्स ऑफ थ्रेट होते हैं आपके थॉट्स को, स्टेट गवर्नमेंट वन, एंड देन द मास सोसाइटी। मास सोसाइटी इज अ ग्रेटर थ्रेट, राइट। सो टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट्स, पीआर इलेक्टोरल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टोरल सिस्टम लेके आता है, प्लूरल वोटिंग लेके आता है, हाँ, सेकेंड चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट लेके आता है, हाँ। सो जो भी यूटिलिटी के प्रिंसिपल्स थे उसमें वो ऐड किया, क्वालिटी को ऐड किया, जिसमें वो हायर और लोअर प्लेजर की बात करता है। मतलब बेंथम के लिए सब प्लेजर समान ही है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं हायर और लोअर प्लेजर की बात करता है। हायर प्लेजर्स वर लाइक ऑफ इंटेलेक्ट, ऑफ फीलिंग्स, इमेजिनेशन, ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, और लोअर प्लेजर्स जो है वो सेंशुअल है, हाँ, विच वी शेयर विद द एनिमल्स, जैसे कि खाना पीना एक्सेट्रा, सोना, जो भी आपको प्लेजर मिल रहा है इन सब चीज़ों में, दिस वी शेयर विद द एनिमल्स। लेट्स स्टार्ट विथ कार्ल मार्क्स को हम देखेंगे अभी, ठीक है। 1818 मतलब 1818 से 1883 तक, राइट। कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑन वाज ऑन इट्स पीक, हाँ। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो भी हुआ था, फैक्ट्रीज में जो भी वर्कर्स का बुरा हालत था, राइट, तो वो उसको इन्फ्लुएंस किया बहुत ज़्यादा, राइट।
और इंडिया में क्या चल रहा था। लगभग ब्रिटिशर्स ने पूरा 1880 मतलब पूरा इंडिया लगभग टेक ओवर किया था ब्रिटिशर्स ने, राइट। और यहाँ पे ब्रिटिशर्स का जो भी अमल चल रहा था, राइट। सो तो यहाँ पे हम देखेंगे अब कि क्या क्या है, मतलब इंडिया में देख लीजिए कि क्या है। ब्रिटिशर्स आए हैं, पूरा इंडिया लिया है, तो जो भी मतलब उनका ट्रेड वगैरह था तो वो तो अब मतलब पहले से ही चल रहा था, तो अभी पूरा मतलब गवर्नेंस भी उनके पास आ गया था, राइट। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हो रहा था कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज ऑन इट्स पीक, और जो भी लैक्यूनाज फॉलोआउट्स थे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को, वो कार्ल मार्क्स ऑब्जर्व करता है, राइट। वर्कर्स का जो बुरा हालत है, चिल्ड्रंस भी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, वुमेन्स भी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, कोई वर्किंग आवर्स ऐसे मेंशन है नहीं, 12 12 14 14 16 16 घंटे काम कर रहे हैं। उनका जो लिविंग कंडीशन था वो बहुत ही बुरा था, उनके जो वेजेस थे वो बहुत ही मिनिमम थे, या कहीं कहीं जगह पे तो वेजेस भी नहीं दिए जाते थे। तो ये सब हालत है, ठीक है। तो वो एक प्रशियन था, उसकी नेशनैलिटी प्रशियन थी, जर्मन नहीं थी, आल्दो जर्मनी ऐसी कंट्री तब फॉर्म ही नहीं हुई थी, राइट। कार्ल मार्क्स दो रिसाइडेड इन जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम एंड यूनाइटेड किंगडम, बट बाय नेशनलिटी ही वाज अ प्रशियन। ये क्यों स्टेटमेंट है, क्योंकि नेट में ये पूछा गया था, राइट। आफ्टर दैट जब उसको मतलब जर्मनी से उस टाइम प्रशिया से निकाला गया, ही वॉज बिकम स्टेटलेस, राइट। सो मार्क्स मूव टू लंडन इन अर्ली जून 1849 एंड वुड रिमेन मतलब वहीं पे वो रहा बेस्ड ऑन हिज सिटी फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। एंड कम्युनिस्ट लीग जो उसने फॉर्म की उसका हेडक्वार्टर लंदन ही था, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट उसके कुछ कुछ बुक्स है जिसमें, लेकिन उसका जो हमें थ्योरी ऑफ एलिनेशन है वो हमें इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ईपीएम जिसको हम बोलते हैं, जो 1844 में लिखा था, वहाँ पे हमें उसका एलिनेशन का थ्योरी मिलता है। हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे एलिनेशन जो भी 4 स्टेज प्रोसेस है वो क्या है। जर्मन आइडियोलॉजी उसका बुक है, राइट, विद एंगल्स उसने लिखा है। एक मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री लेके आता है, विच वॉज मतलब 1845 में लिखा था, लेकिन इंग्लिश मतलब बाद में पब्लिश हुआ 1932 में। उसके डेथ के बाद ही मोस्टली मार्क्स पॉपुलर हुआ है, फेमस हुआ है, राइट। क्योंकि उसके डेथ के बाद ही ये सब राइटिंग जो थी वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर पब्लिश हुई। सो मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी जिसको हम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बोलते हैं, राइट, 1844 में लिखा हुआ था विद एंगल्स। एंड उसमें हमें क्लास स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट इन ए कैपिटलिस्ट सोसाइटी, सोशल रिवोल्यूशन, ये सब थॉट्स मिलते हैं। और ये जो फेमस स्टेटमेंट है, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिस्ट्री एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, ये स्टेटमेंट हमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मिलता है, राइट। उसका सबसे इंपॉर्टेंट और एक बुक है दास कैपिटल या कैपिटल जिसको हम बोलते हैं, 1967 में पब्लिश हुआ है, वो बाद में पब्लिश हुआ, राइट। सो उसके लेटर वॉल्यूम्स पब्लिश हो गए बाद में, राइट, विद एंगल्स ही लिखा है। तो एंगल्स ने भी पब्लिश किया बाद में, कुछ ट्राई किया उसका, मतलब 67 में नहीं, उसके पहले, विच ओन देयर ओन लैंग्वेज। सो डिसेक्शन ऑफ कैपिटलिज्म है, कॉन्ट्रडिक्शन है, डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज जो सोसाइटीज में होती है, इसके रिगार्डिंग थॉट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, राइट। सो दिस की थीम्स है, क्लास स्ट्रगल हो या जो भी है, सरप्लस वैल्यू है, एलिनेशन है, बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके अराउंड ही आपको क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, राइट। सो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उनके बुक्स का। क्रोनोलॉजिकल भी नहीं कह सकते, लेकिन एक एक बुक्स क्या क्या थे, तो थेसिस ऑन फ्यूरबैक है, पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी है, 18 ब्रूमायर है, और सिविल वॉर इन फ्रांस है, ग्रुनराइज है, थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू है, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है, द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस है, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम है, पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट है, कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ये कुछ बुक्स है। और जो दास कैपिटल, ईपीएम, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हमने ऑलरेडी पहले स्लाइड में देख लिया, ठीक है। So was from Germany but lived in England in exile, influenced by German philosopher Friedrich Hegel, economist Adam Smith, David Ricardo, Ludwig Feuerbach, etc. etc. हाँ, तो एक इनसे इन्फ्लुएंस था। ही टर्न अपसाइड डाउन हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल थॉट ऑफ हेगल। हमने डायलेक्टिज्म जब हम प्लेटो को डिस्कस कर रहे थे, या जब हम एरिस्टोटल को डिस्कस कर रहे थे, हमने डायलेक्टिकल मेथड्स क्या है देखा है, मतलब थेसिस, फिर उसका एंटीथेसिस होगा, फिर सिंथेसिस बनेगा। मतलब जब आप डिस्कस करने, डिबेट करने बैठते हो, एक आपका जो भी आप जिसके साथ डिस्कस कर रहे हो सकता है उसके व्यूज अलग हो, आपके व्यूज पूरे अलग है, काउंटर भी है व्यूज में। जब आप डिस्कस करते हो कुछ अलग ही उभर के आता है, तो ये पूरा डायलेक्टिकल मेथड है। हाँ? तो यंग वर्सेस मैच्योर्ड मार्क्स, ये जो डिस्टिंग्विश है, एक जर्मन आइडियोलॉजी जो मार्क्स का बुक है, वहां पे हमें मिलते हैं उसके अलग अलग थॉट्स। 1845 के आगे हम उसको बोलेंगे एक मैच्योर मार्क्स, राइट। ये जो डिवाइडिंग लाइन डिसाइड किसने की, अल्थुजर ने, राइट, हु वाज अ फ्रेंच मार्क्सिस्ट, लुइस अल्थुजर, जो कि रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस की बात करते हैं। हम बाद में देखेंगे अच्छे से क्या क्या है ये सब, राइट। तो पर फॉर वाइल रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस मतलब जो भी जुडिशरी है या पुलिस सिस्टम है, जो भी कोर्शन फोर्स जहाँ पे यूज होता है उसको रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस बोला जाता है। और आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस मतलब चर्च, स्कूल, जहाँ पे कंसेंट, या ग्रामसी के कहने पे हम जब बोलेंगे कि हेजिमनी जहाँ पे रूल करती है,
वो सब आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus है. Religions are the locomotives of history. Religion is the opium of the people. Emancipation of the working class is the work of working class itself. A man must eat before he thinks. To eat he must produce. Production is a basic activity. एक मटेरियल को बेस में देख रखता है, राइट, और बाकी सब सुपरस्ट्रक्चर है, राइट. तो फिर जो प्रिंसिपल्स ऑफ कार्ल मार्क्स या मार्क्सिज्म है, ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है, राइट. जैसे कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री है, राइट. डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, कंसेप्ट ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल है, एक एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म एंड कंसेप्ट ऑफ सरप्लस वैल्यू है, एक थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन है, थ्योरी ऑफ सोशलिज्म, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट है, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है. ये कुछ डोमिनेंट व्यूज है, एक थॉट्स है, एक इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस आते रहेंगे, राइट. इसके अलग अलग साइड से, राइट. सो सबसे पहले देखेंगे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है. सो मटेरियल कंडीशंस ऑफ लाइफ डिटरमाइन कॉन्शियस आइडियाज या कॉन्शियसनेस जो है वो बेस है ऑन मटेरियल कंडीशंस, ऑन रियलिटीज, राइट. एक डायलेक्टिकल है, एक इनबिल्ट कॉन्ट्रडिक्शन है इनके बीच में. A whole course of human history is explained in terms of changes occurring in the modes of production and exchange. History as a stages of different mode of material production. मतलब राइट फ्रॉम स्लेवरी थी, फिर उसके बाद जो फ्यूडल आया, फिर फ्यूडलिज्म के बाद कैपिटलिज्म आया. ये सब दो एंटागोनिस्टिक व्यूज इंटरेस्ट के बारे में बात करता है. एक मोड ऑफ प्रोडक्शन जो होगा या फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन जो होंगी, इट्स रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन जो आपका रहेगा उसके ऊपर सब पूरा सोसाइटी डिपेंड रहेगा. इन वर्ड्स ऑफ कार्ल मार्क्स, our consciousness does not determine our existence, it is our existence that determine our consciousness, right. So the history of all hitherto existing societies has been the history of class struggle, right. ये हमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये स्टेटमेंट उसका मार्क्स का मिलता है. तो जब भी हम उसके स्टेजेस के बारे में बात करेंगे, स्टेजेस इन द हिस्ट्री ऑफ क्लास, तो एक प्री हिस्टोरिक स्टेज की बात करता है, राइट. उसके बाद एक स्लेव सोसाइटी की बात करता है, राइट. स्लेव सोसाइटी में मास्टर्स होंगे, स्लेव्स होंगे, राइट. फ्यूडल सोसाइटी की बात करता है जिसमें लॉर्ड्स एंड सर्व्स होंगे, राइट. और कैपिटलिस्ट सोसाइटी होगी जिसमें कैपिटलिस्ट और वर्कर्स, प्रोलेटेरियट्स, कैपिटलिस्ट को बुर्जुआजी बोलता है, ये होंगे, दो क्लास होंगे. हर एक सोसाइटी में दो दो क्लासेस है, उनके व्यूज बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है. मतलब मास्टर्स के इंटरेस्ट बिल्कुल अपोजिट होंगे जो स्लेव्स के इंटरेस्ट है. या कैपिटलिस्ट लोगों का इंटरेस्ट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा उनके पास आए. ज्यादा से ज्यादा पैसा अगर उनके पास आना होगा तो वर्कर्स के वेज कम करने पड़ेंगे, राइट. तो उनके इंटरेस्ट पूरे एंटीथेटिकल है. ऐसे पूरा सिस्टम था. एलिनेशन क्या है, जो इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट में हमें उसका एलिनेशन का कंसेप्शन मिलता है, अलग अलग बुक्स में भी मिलता है. मतलब एलिनेशन बाद में हमें पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट, थीसिस ऑन फ्यूयरबैक या जर्मन आइडियोलॉजी, यहाँ पे भी उसका ग्रुनराइज है, या कैपिटल, इसमें भी हमें एलिनेशन मिलता है. लेकिन पहले सबसे पहले आया ईपीएम में, राइट. सो ये एक्चुअली क्या है, एलिनेशन वाज अ प्रॉब्लम, राइट. तो वो जब बात करता है, जब हमने फ्रीडम या लिबर्टी डिस्कस की, तो हमने देखा कि मार्क्स के लिए फ्रीडम क्या है. वो बोलता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर अ क्रिएटिव एनिमल, दे हैव द एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग, राइट, टू प्रोड्यूस समथिंग, राइट. तो उसको एज अ फ्रीडम देखता है, राइट. तो क्योंकि बाकी के एनिमल्स को जब वो ह्यूमन बीइंग्स से मतलब अलग करता है, तो बोलता है कि जो आपका प्रोक्रिएशन है या जो आप खाते हो, बैठते हो, सोते हो, ये तो बाकी के एनिमल्स भी करते हैं. आप अलग क्या करते हो, आप अलग ये करते हो कि कोई नई चीज आप प्रोड्यूस करते हो, आपके पास क्रिएटिविटी है, राइट. तो इसको बोलता है कि फ्रीडम है. अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो देन देयर इज एलिनेशन, राइट. क्योंकि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आपको क्या प्रोड्यूस करना है ये आपने तो तय नहीं किया है, आपको जो भी कैपिटलिस्ट वो आपके ऊपर फोर्स कर रहा है, राइट. तो कोई भी एक बड़ा प्रोड्यूस आप पूरा का पूरा नहीं कर रहे हो, राइट. यू आर जस्ट प्रोड्यूसिंग समथिंग स्मॉलर ऑफ दैट प्रोडक्ट, राइट. सो ये जो 4 स्टेज प्रोसेस है, तो पहले तो एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ लेबर, then alienation from the act of production, then alienation from the species being, and alienation of man from man. ये 4 स्टेज प्रोसेस है पूरा. So freedom is a regaining human essence of a social creativity, man producing to realize essence of being human, act of self realization. On state उसके views क्या थे, state is a part of society superstructure, state promote and protect the interest of the dominant class, that is a bourgeoisie, state is the organ of class dominance, the executive of the modern state is but a committee for managing the common affairs of the whole bourgeoisie. ये उसके कुछ views है, right. So उसका theory of surplus value है, use value होता है किसी भी प्रोडक्ट का, exchange value होता है, right. सरप्लस वैल्यू मतलब एडिशनल वैल्यू जो भी जनरेट होता है वो सब पूरा कैपिटलिस्ट खा जाते हैं, राइट. वर्कर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, एंड दैट इज अ कॉज ऑफ पॉवर्टी, राइट. सो वी नीड टू रीडिस्ट्रीब्यूट द ऑल थिंग्स, प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबोलिश कर पड़ेगा, राइट. सो थियरी ऑफ रिवोल्यूशन क्या है, revolution is only when mode of production changes. In Karl Marx we see only one revolution, when economic structure changes all other structures automatically change. तो according to Marx communist revolution will take place only when
कंट्रीज वेयर कैपिटलिज्म इज अ फुल्ली डेवलप्ड। अगर कैपिटलिज्म डेवलप ही नहीं होगा तो वर्कर्स में अपना कॉन्शियसनेस जगेगा ही नहीं, राइट। सो फुल्ली डेवलप जब होगा तभी वो कॉन्ट्रडिक्शन समझ आएंगी, कैपिटलिज्म में क्या क्या कॉन्ट्रडिक्शन है वो तभी समझ में आएंगी सोसाइटी में, राइट। सो हु थियोराइज्ड एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक विद रेफरेंस टू कार्ल मार्क्स? अल्थुजर। जो भी यंग और मैच्योर मार्क्स का जो भी एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक है वो थियोराइज किसने किया है? अल्थुजर ने किया है। हु कंसीडर्ड द बैड ब्यूरोक्रेसी लाइक द स्टेट इटसेल्फ इज अ इंस्ट्रूमेंट बाय व्हिच द डोमिनेंट क्लास एक्सरसाइज इट्स डोमिनेशन ओवर द अदर सोशल क्लासेस? कार्ल मार्क्स। हु सेड लेनिनिज्म इज अ मार्क्सिज्म ऑफ द यूरोप इंपीरियलिज्म एंड द प्रोलेटारिएट रिवॉल्यूशन? स्टालिन का स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट सिग्निफाइज अ ट्रांजिशनल स्टेज, है ना ये, राइट। एट द एंड फिर क्लासलेस सोसाइटी होगी, अगर क्लासेस ही नहीं रहेंगे तो फिर झगड़ा नहीं रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा और स्टेट की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो एट द एंड स्टेटलेस सोसाइटी होगी, स्टेट विल विदर अवे, राइट। सो दैट्स द अल्टीमेट गोल। What according to Karl Marx is the end point of social revolution, withering away of state? Who said that revolution are the festivals of the oppressed and the exploited? लेनिन का स्टेटमेंट है, right? So from whom does Marx borrow but fundamentally modify his dialectical method? हेगेल से वो borrow करता है, right? लेकिन सबसे पहले प्लेटो के राइटिंग में हमें मिलता है डायलेक्टिकल मेथड। इंपेरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, हु मेड दिस स्टेटमेंट? लेनिन। मार्क्स थ्योरी ऑफ स्टेट एंड रिवोल्यूशन इज टेकन फ्रॉम फ्रेंच रिवोल्यूशनरी ट्रेडिशन, ने ये इन्फ्लुएंस हुआ था मार्क्स। व्हाट इज द सोर्स ऑफ मार्क्स फेमस स्टेटमेंट दैट द हिस्ट्री ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज हिस्ट्री ऑफ क्लास? हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब, मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में हमें स्टेटमेंट मिलता है, राइट। सो लेट्स सी नाउ जॉन रॉल्स, राइट। रॉल्स मतलब एकदम, अब तो हम कंटेम्प्रेरी नहीं बोल सकते लेकिन रिलेटिवली कंटेम्प्रेरी है, राइट। 1921 से लेके 2002, मतलब पूरा इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, हम अगर इंडियन हिस्ट्री देखेंगे तो क्या क्या हो रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था, राइट। और फिर केन्स का बहुत ज्यादा मॉडल सब जगह पे चल रहा था, राइट। तो ये सब कॉन्टेक्स्ट है, कोल्ड वॉर का कॉन्टेक्स्ट है, रॉल्स को अच्छे से समझने के लिए हम सभी ये देखना पड़ेगा हमें क्या है, राइट। सो उसके जो बुक्स है सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लिबरलिज्म, देन अ थियरी ऑफ जस्टिस 1971 में, एंड द लॉ ऑफ पीपल, राइट। ये 3 बुक्स है। लॉ ऑफ पीपल जो उसका जो बुक है वो लेटेस्ट 1999 में आया था। तो ये कंटेम्प्रेरी थिंकर भी हम बोल सकते हैं बिल्कुल रॉल्स को। अकॉर्डिंग टू रॉल्स जस्टिस इज अ फेयरनेस, एक प्रोसीजरल जस्टिस की बात करता है वो, राइट। एक प्रोसीजरल जस्टिस में जब उसको अलग अलग प्रोसीजर्स होंगे, सबसे पहले वेल ऑफ इग्नोरेंस, एक ओरिजिनल पोजीशन की बात करता है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, राइट। ही हैज पॉइंटेड आउट दैट जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। एक रिसोर्स इगलिटेरियनिज्म की बात करता है जो कि रोनाल्ड डॉर्किन भी करता है। रोनाल्ड डॉर्किन के ऊपर आपको 3 क्वेश्चंस आए थे, राइट, लास्ट 2 साल्स में। तो 3 प्रिंसिपल्स, इक्वल लिबर्टी, फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिफरेंस प्रिंसिपल। जो उसका थ्योरी ऑफ जस्टिस है ना, एक प्रिंसिपल्स है, एक प्रोसीजर्स है। अगर इक्वल लिबर्टी होगी, सबको इक्वल लिबर्टी होनी चाहिए, उसके बाद ही फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबको होनी चाहिए, उसके बाद ही वो डिफरेंस प्रिंसिपल की बात करता है, सीधा जंप नहीं करता डिफरेंस प्रिंसिपल के ऊपर, राइट। सो जॉन रॉल्स थिंक्स दैट हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर इन अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ द प्रिजनर्स डिलेमा, अ गेम थ्योरेटिक एनालिसिस, राइट। ये हम बाद में देखेंगे क्या है। तो जॉन रॉल्स का जस्टिस एज अ फेयरनेस है, ये बुक 2017 के जनवरी साइकिल में और 2012 के दिसंबर साइकिल में भी आया था, राइट। सो जॉन रॉल्स इज वेल नोन बुक थ्योरी ऑफ जस्टिस प्रेजेंट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफ आइडिया ऑफ जस्टिस बेस्ड ऑन द बेसिक टेनेट्स ऑफ प्रोसीजरल थ्योरी। जस्टिस रिक्वायर्स अ मेटिकुलियस फॉलोइंग ऑफ रूल्स। अगर रूल्स, प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है? आपके रूल्स, आपकी प्रोसीजर्स अगर सही है तो एंड सही होगा। पूरा पूरा फॉर्मल जस्टिस, पूरा फॉर्मेलिटी, प्रोसीजर्स के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। तो जो भी रॉल्स का व्यू था, लेकिन वहां पे वो एट द एंड डिफरेंस प्रिंसिपल लेके आता है। एट द एंड वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, जिसको क्रिटिसाइज करेगा नॉजिक अपने एंटाइटलमेंट थ्योरी में, राइट। सो नॉजिक बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता है। सो वेल ऑफ इग्नोरेंस एक ओरिजिनल पोजीशन क्या है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, 2017 के जनवरी में एक क्वेश्चन आया था, यू कैन लेटर गो थ्रू दिस। सो द थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये उसका बुक है जॉन रॉल्स का। So equality principle and difference principle, there are 2 principles, and total 3 principles are there. एक ओवरलैपिंग कंसेंसस की बात करता है रॉल्स, 2012 के जून में आया था ये। और डिफरेंस प्रिंसिपल, इक्वालिटी प्रिंसिपल पे 2017 के नवंबर में क्वेश्चन आया था, राइट। सो डिफरेंस प्रिंसिपल क्या है हमने देखा ही, हमने पहले देखा कि पहले इक्वालिटी ऑफ सबके सबके पास लिबर्टी होनी चाहिए, देन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, और उसके बाद ही फिर आप जो भी रिडिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हो सोसाइटी में, वो अगर लीस्ट एडवांटेज पीपल को बेनिफिट दे रहा है तो ही आपको कर सकते हो। तो ये डिफरेंस प्रिंसिपल है, राइट। 2012 के जून में आया था क्वेश्चन, एंड उसके लिए 1999 में उसके जो जो स्पीचेस थे उसको कलेक्ट करके जो बुक पब्लिश हुआ, उसको लॉ ऑफ पीपल उस बुक का नाम था, राइट। एक लार्जर ग्लोबल जस्टिस की वो यहाँ पे बात करता है, राइट। इंटरनेशनल रियाम में लेके जाता है थियरी को।
सो रॉल्स जो की जो वेल ऑर्डर सोसाइटी थी उसके ऊपर मैं अभी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, लेकिन आई हैव ऑलरेडी शेयर दिस पीपीटी विथ यू ऑल ऑन आवर 2 टेलीग्राम चैनल्स. यू कैन लेट अस जस्ट गो थ्रू दिस, ये 7 कंडीशंस क्या क्या होंगी, राइट. सो बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशंस जनरेट इफेक्टिव सपोर्टिंग सेंस ऑफ जस्टिस, राइट. एक बेसिक जो कॉमन जस्टिस का कंसेप्शन है वो सब में एक मैच्योरली एक कलेक्टिव विल होना चाहिए एक इंस्टीट्यूशंस के अरेंजमेंट्स में, राइट. ये यूटिलिटेरियनिज्म को क्रिटिसाइज करता है, राइट. हमने देखा कि पूरा थियरी ऑफ जस्टिस उसका जो भी है, या पॉलिटिकल लिबरलिज्म है, या लॉ ऑफ पीपल है, ये उसके 3 बुक्स थे. 2013 के जून साइकिल में एक क्वेश्चन आया था, राइट. थियरी ऑफ जस्टिस में उसका पूरा जस्टिस का कंसेप्शन है. पॉलिटिकल लिबरलिज्म में वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक रिजिम की बात करता है, और लॉ ऑफ पीपल में वो ग्लोबल जस्टिस की बात करता है, राइट. ये उसका अलग अलग स्टेटमेंट थे, 2013 के दिसंबर में या 2015 के जून में आए थे, राइट. एक नहीं भूलना है कि जो लिबर्टेरियंस है वो रॉल्स को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, कम्युनिटेरियन थिंकर्स भी रॉल्स को क्रिटिसाइज करते हैं. तो लिबर्टेरियंस जो भी है, जैसे कि यहाँ पे उसको रॉल्स कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को एक मिराज बोलता है फ्रेडरिक हाइक, या उसको मिल्टन फ्रीडमैन क्रिटिसाइज करेगा, या नॉजिक क्रिटिसाइज करेगा, राइट. ये लिबर्टेरियंस है. लिबर्टेरियंस आर पॉजिटिव इंडिविजुअलिस्ट. इंडिविजुअल मतलब सब कुछ इंडिविजुअल के रिगार्डिंग, एक इंडिविजुअल लिबर्टी, एक्सट्रीम लेवल ऑफ लिबर्टी को जो सपोर्ट करते हैं. और कम्युनिटेरियन थिंकर्स है वो भी क्रिटिसाइज करेंगे कि एट दिन रॉल्स का सबसे पहला प्रिंसिपल तो लिबर्टी ही तो है. तो कम्युनिटेरियन थिंकर्स भी, जैसे कि माइकल सैंडल है या वॉल्जर है, ये भी रॉल्स को क्रिटिसाइज करते हैं, राइट. अ थियरी ऑफ जस्टिस रॉल्स एक्सप्रेसली स्टेट दैट सोसाइटी इज अ कोऑपरेटिव वेंचर ऑफ म्यूचुअल एडवांटेज. 2018 के जुलाई में एक क्वेश्चन आया था, राइट. आइडिया ऑफ जस्टिस एज अ फेयरनेस, एक इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है, राइट. कभी भी इंडिविजुअल लिबर्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है. ही कंडेम्ड यूटिलिटेरियनिज्म ऑन व्हाट ग्राउंड्स, यू कैन लेट गो थ्रू दिस, राइट. माइकल सैंडल का जो लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस बुक है, वो उसमें वो क्रिटिसाइज करता है इस पूरे थॉट को. जॉन रॉल्स की जो पूरी थ्योरी है ना, थ्योरी ऑफ जस्टिस है, उसमें वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो मेथड है उसको यूज करता है, राइट. एंड उसका जो मेथड था वो इमैनुअल कांट से वो इन्फ्लुएंस हुआ था, वो बोरो करता है वो मेथड. एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की इसेंशियली सब्सटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की वो बात करता है. आल्दो पूरा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या पूरा थ्योरी ऑफ जस्टिस एक प्रोसीजरल थ्योरी है, राइट. एक वेल ऑर्डर सोसाइटी के बारे में बात करता है जो कि स्टेबल, एफिशिएंट, जस्ट सोसाइटी होगी. ए डॉक्ट्रिन ऑफ ओवरलैपिंग कंसेंसस की बात करता है. हाँ, यूटेनिज्म को कंडेम करता है, राइट. जो उसका पूरा जो थियरी ऑफ जस्टिस है, इट कंबाइंस पीपल्स डेमोक्रेसी, मार्केट इकोनॉमी एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिव वेलफेयर स्कीम. एक सिंथेसिस इन सब का, राइट. नॉर्मेटिव विथ रैशनैलिटी. सोसाइटी एज ए कोऑपरेटिव वेंचर फॉर म्यूचुअल एडवांटेज हमने ऑलरेडी देखा, और उसको क्रिटिसाइज करता है हाइक, राइट. ये क्वेश्चंस पहले आए थे. सो लेट्स स्टार्ट विथ हेगेल नाउ, राइट. तो 1770 से 1831 के बीच में हेगेल का पूरा अपना थॉट, या हेगेल था यहाँ पे. हेगेल से कार्ल मार्क्स इन्फ्लुएंस हो जाता है, राइट, बाद में. उसके बाद पूरा कार्ल मार्क्स का राइटिंग है. 1844 में उसने ईपीएम लिखा, 1845 वगैरह वगैरह. हाँ, 1848 में फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, देन दास कैपिटल एक्सेट्रा. पूरा कार्ल मार्क्स का राइटिंग जो बाद में आता है, हेगेल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया कार्ल मार्क्स को, राइट. हेगेल को हम जर्मन आइडियलिज्म, एक एब्सोल्यूट आइडियलिज्म या फाउंडर ऑफ मॉडर्न आइडियलिज्म भी बोलते हैं. हेगेल के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थे, जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ फिलोसफी ऑफ राइट, साइंस ऑफ लॉजिक, फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थे. एक हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन ऑफ आइडिया की बात करता है, जैसे कि थेसिस होगा, एंटीथेसिस होगा, फिर सिंथेसिस बनेगा, राइट. देन द थ्रो अ डायलेक्टिकल प्रोसेस होगा. मतलब एक होता है ना कि आप कोई सीड को या बीज को जब आप बो देते हो जमीन में, उसके बाद उसके में प्लांट आता है पूरा, राइट, और फिर उसका ट्री बन जाता है. तो एक थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस की बात करता है. जब आप कोई डिबेट करते हो या आप काउंटर डिबेट हो जाता है, आप आपके वैल्यूज या व्यूज, आप थॉट्स शेयर करते हो एक दूसरे के बीच में, कभी कभी काउंटर होता है, उसमें अपोजिशन होता है, उसके बाद कुछ नया ही उभर के आता है, राइट. तो ये पूरा सिस्टम है. स्टेट एज एम्बोडिमेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीडम एंड राइट. स्टेट को इज लाइक अ मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, एक हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ अ रीजन, एक अल्ट्रुइस्टिक फॉर्म, फिनोमिनन देखता है स्टेट को. स्टेट सबस्यूम्स फैमिली एंड सिविल सोसाइटी एंड फुलफिल्स देम, राइट. हम बाद में देखेंगे एक्चुअली ये तीन जो है ना वो डिस्टिंग्विश करता है इसमें, कैसे कैसे फैमिली, सिविल सोसाइटी और स्टेट में बाद में देखेंगे. कार्ल पॉपर इन हिज सेलिब्रेटेड वर्क ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज पोजेस फॉलोइंग रिमार्क्स. मतलब जो ओपन सोसाइटी मैंने ऑलरेडी तो आप लोगों को जब हम डिस्कस कर रहे थे प्लेटो, तब बोला था ना कि प्लेटो और कार्ल मार्क्स को बोलता है कि दिस टू आर द एनिमीज. थर्ड एनिमी कौन है, कमेंट सेक्शन में बताओ. तो हेगेल वाज अ थर्ड एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, राइट. सिविल सोसाइटी का जो है वो ऑल इंक्लूसिव कम्युनिटी विद इन अ स्टेट, कंसेप्शन ऑफ ऑर्गेनिक सोसाइटी की बात करता है, राइट. डायलेक्टिकल मेथड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, राइट. सो कार्ल पॉपर अटैक्ड द हिस्टोरिसिज्म ऑफ प्लेटो एंड हेगेल,
हु सेड फंडामेंटल इनोवेशन इन पॉलिटिकल थ्योरी इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल आफ्टर हेगेल, ये इसका स्टेटमेंट है, राइट, मैसेंजर का. देन हॉबहाउस हैज समड अप द हेगेलियन स्टेट एज अ ग्रेटर बीइंग, अ स्पिरिट, अ सुपर पर्सनैलिटी एंटिटी, राइट. Then Hegel believed that every individual is a judge of his own happiness. The art, religion and philosophy differ only in forms, their purpose is the same. ये हेगल का ही स्टेटमेंट है. प्रिंस द ग्रेट एंड ट्रू कंसेप्शन ऑफ रियल पॉलिटिक्स जेन्युइनस विद हाईएस्ट एंड नोबल पर्पस, हेगल का ही है. A family is the thesis, bourgeoisie society is the antithesis, and the state represents synthesis. A rational is a real and real is a rational. Contradictions are not obstacles preventing us reaching truth. The highest possible achievement of mind as expressed in social life was the contemporary Prussian state. ये हेगल के सब स्टेटमेंट से आ सकते हैं एग्जाम्स में, राइट. सो लेट्स नाउ स्टार्ट विद द मैरी wollstonecraft, एक फेमिनिस्ट थिंकर है, राइट. सो हु डेवलप्ड feminist, artificial feminist manners, a false sense of power of beauty or attractiveness, a sensuality, women's follies, ये सब उनको क्रिटिसाइज किया है बहुत ज़्यादा. ये कॉन्टेक्स्ट है उनके राइटिंग का, राइट. तो 1759 और 1907 का जो हम काल देखेंगे तो एकदम लिबरल फेमिनिज्म, राइट. मतलब बेसिक बेसिक हक्स चीज़ें उनके लिए डिमांड करना पड़ रहा था, जैसे कि वोटिंग राइट है या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है या डिसीजन मेकिंग में भाग ले पाना है, राइट. सो इक्वल फुटिंग पे आने के लिए जो भी है. सो थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स या विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन भी लिखा है, और बाद में फिर विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन भी बुक लिखा है. शी रेफ्यूटेड हिज व्यूज ऑफ रूसो इन हर बुक विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन में. रूसो के व्यूज अगेंस्ट थे ना, राइट, सॉर्ट ऑफ वुमेन को निगेटिवली देखता था. एंड हिस्टोरिकल एंड मॉरल व्यू ऑफ ओरिजिन एंड प्रोग्रेस ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, ये उनका बुक है, राइट. सो फ्रेंच रिवोल्यूशन का एक चाइल्ड बोल सकते हो हम उसको, राइट. सो हर विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन रिटन अगेंस्ट एडमंड बर्ग्स, रिफ्लेक्शंस ऑन रिवोल्यूशन इन फ्रांस, अ डिफेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. मतलब जो बर्ग था वो लाइक एरिस्टोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या चर्च ऑफ इंग्लैंड को डिफेंड करता था, उसको क्रिटिसाइज किया है इसमें. एंड विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन में वो रूसो को क्रिटिसाइज करती है, उसके जो भी वुमेन्स एजुकेशन ईमेल में जो रूसो के थॉट्स है उसको क्रिटिसाइज करती है. शी वॉज नोन एज अ चाइल्ड ऑफ अ फ्रेंच रिवोल्यूशन, राइट. हम उसको चाइल्ड ऑफ अ फ्रेंच रिवोल्यूशन, मेरे wollstonecraft को हम चाइल्ड ऑफ अ फ्रेंच रिवोल्यूशन बोलेंगे. विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन या विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, ये दो बुक्स बार बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछते हैं, राइट. सो आएंगे. लेट्स नाउ स्टार्ट. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है ग्रामसी, राइट. ग्रामसी का हम अगर काल देखेंगे 1891 से लेके 1937, राइट. सो ग्रामसी इज अ फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली, कंटेम्पररी टू मुसोलिनी. बाद में मुसोलिनी पावर में आया और ग्रामसी को जेल में डाला. ग्रामसी को जेल में जब डाला, प्रिजन में डाला, तो ग्रामसी ने जो भी लिखा उसको हम प्रिज्म नोटबुक बोलते हैं, जिसमें ग्रामसी के थॉट्स है. तो इशू ये थे यहाँ पे कि जो भी वो लिखता था वो पूरा सेंसर हो जाता था, इसलिए उसको संभाल के लिखना पड़ता था. कोई भी ऐसी टर्मिनोलॉजी वो यूज़ नहीं कर सकता था, और वो सेंसर हो जाता था. बहुत सारा राइटिंग उसका बाद में खराब भी, मतलब पता भी नहीं है हमें कहाँ चला गया. जो भी थोड़ा बहुत वो लिख पाए इतना पावरफुल है, तो पता आप समझ सकते हो कि ग्रामसी कितना पावरफुल थिंकर हो सकता था, और बहुत ही कम एज में इतना सब लिखा है. मतलब 1891 से 137, मतलब हार्डली 47 साल वो जिया इस दुनिया में, राइट. और ये सब साल क्या है, 1937 के बीच पहले मतलब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, हो गया था, ये सब टर्बुलेंट था. 1937 मतलब ग्रेट डिप्रेशन का टाइम है सब, राइट. सो ग्रामसी कंपेयर्ड सिविल सोसाइटी एज अ फोर्ट्रेस एंड अर्थवर्क्स. उसके प्रिजन नोटबुक्स है, अ ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड वर्ल्ड है, राइट. एंड द साउथर्न क्वेश्चन है, मॉडर्न स्टेट एंड पॉलिटिक्स है, उसके कुछ बुक्स है. फैसिज्म एज अ पैसिव रिवोल्यूशन बोलता है ग्रामसी, राइट. सो कंसेप्ट ऑफ हेजेमनी क्या है. हेजेमनी इज लाइक एक एक मार्क्सिस्ट थॉट में एक एक जो आपका रिलेशन है प्रोडक्टिव फोर्सेस के साथ, जो बेस में है, मटेरियल चीजें बेस में है, और एक सुपर स्ट्रक्चर है, राइट. तो लेकिन यहाँ पे वो बोलता है कि ऐसा पूरा नहीं है. सिविल सोसाइटी जो है वो अपना स्टेट, अपनी हेजिमनी, बुर्जोजी क्लास जो अपने हेजिमनी है वो सिविल सोसाइटी के थ्रू थ्रू अ कंसेंट, नॉट अ फोर्सफुली, नॉट थ्रू कोवर्शन और फोर्स, थ्रू कंसेंट आपका जो आइडियोलॉजिकल और कल्चरल पावर है वो एक्सरसाइज किया जाता है, और आप उसको एज ए इनविटेबल, एज ए नेचुरल देखते हो. आप उसको क्वेश्चन नहीं करते हो, आप उसको फॉलो करते हो. जो भी कस्टम्स, ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, रूल्स होंगे, विदाउट क्वेश्चनिंग यू फॉलो देम. you think that these are natural, these are in your own interest, right. सो ये जो पूरा है ना कि आइडियोलॉजिकल और कल्चरल डोमिनेशन रहता है, उसको बोलता है वो हेजिमनी. So civil society is the site of hegemony. It is a location where hegemony is manufactured. Often we overlook the role of civil society in maintaining the domination of bourgeoisie class. Civil society acts silently. Civil society is a much nearer to the base than state. Civil society acts as a caution or a shock observer.
the state where strong civil society exists, where media has a freedom, where educational institutions are autonomous, it is a more default to bring a revolution, you know, more difficult to bring a revolution, क्योंकि ये सब चीजें शॉक ऑब्जर्वर का काम करती है. So Gramsci suggested that working class need to learn how bourgeoisie have established their dominance, control. Bourgeoisie class established their dominance not just by controlling the means of production but also controlling the ideology and culture. It means of production of ideology and culture. Gramsci talks about the concept of hegemony. यहाँ पे ऐसे बात करता है. So who among the following rejected the scientific determination and advocated political and intellectual struggle? तो ग्रामसी है, right? Let's now start with the Hannah Arendt, right? 1906 से 75, मतलब सब कुछ देखा है यार. वर्ल्ड वॉर 1 हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो, ग्रेट डिप्रेशन हो, फिर कोल्ड वॉर हो, लगभग कोल्ड वॉर लगभग देखा ही है, राइट? पहला कोल्ड वॉर 1 जिसको हम बोलते हैं, राइट? सो जो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस हो, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या था, सबसे ज्यादा हैना अरेंट के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वो है जो भी नाजी, क्योंकि वो एक जू थिंकर है, अमेरिकन जू थिंकर है, तो उनको भागना पड़ा मतलब जर्मनी से, राइट? तो हिटलर का जो भी रिजीम था, नाजी जर्मनी का रिजीम था, राइट, वो भी देखा है अच्छी तरीके से. और यूएसएसआर में लेनिन के बाद स्टालिन का जो पूरा रिजीम रहा है, जो कि एक ऑपरेसिव अथॉरिटेरियन रिजीम भी बोला जाता है, उसको भी देखा है. तो मतलब यूएसएसआर में कम्युनिस्ट अथॉरिटेरियन रिजिम को भी देखा है, और नाजी जर्मनी रिजिम को भी देखा है, और मुसोलिनी को भी देखा है, राइट? सो मतलब फैसिज्म, नाजिज्म, कम्युनिज्म, इन सबको देखा है अच्छी तरीके से. वो बहुत ज्यादा उनको इन्फ्लुएंस किया, राइट? और फिर ऑन टोटलिटेरियनिज्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट उनका बुक है, ऑन ह्यूमन कंडीशन, ऑन वायलेंस, ऑन रिवोल्यूशन, ऑन इच मैन एंड द बेनालिटी ऑफ इविल, ये सब उनके बुक्स है, राइट? और वहाँ पे उनका फिर कंसेप्ट ऑफ पावर हम देखेंगे अच्छे से, या वो लेबर, वर्क एंड एक्शन में कैसे डिस्टिंग्विश करती है, ये हम अच्छे से देखेंगे, राइट? दीज आर द की थीम्स. उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, हाँ? लेकिन भूलना नहीं है कि तीनों जो रिजीम्स थी, जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स थी, उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, चाहे वो जर्मनी का नाजिज्म हो, मुसोलिनी का फैसिज्म हो, या यूएसएसआर का, एर्स्टवाइल यूएसएसआर का जो भी स्टालिन का जो भी कम्युनिज्म वहां पे था, अथॉरिटेरियनिज्म था, राइट? आयरन कर्टन जिनको हम बोलते हैं, वो इसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, राइट? सो एक जर्मन बॉर्न अमेरिकन पॉलिटिकल थिंकर है. उनके कुछ बुक्स थे जैसे कि ओरिजिन ऑफ टोटलिटरिज्म 1951 में, द ह्यूमन कंडीशन 1958 में, बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर 1961 में, ऑन रिवोल्यूशन 1963 में, मैन इन डार्क टाइम्स 1968 में, ऑन वायलेंस 1970 में, क्राइसिस ऑफ द रिपब्लिक 1972 में, सिविल डिसोबीडियंस 1972 में, द लाइफ ऑफ द माइंड 1977 में, द प्रॉमिस ऑफ पॉलिटिक्स 1993 में, राइट? So each man in Jerusalem, a concept of banality of evil 1963 में, evil becomes banal when it acquires unthinking and systematic characters. मतलब जो भी आप ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, आपके पास थिंकिंग का कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो मतलब बैनल बन जाता है, राइट? सो ये रिगार्डिंग ये जो पूरा है ना, ये मतलब जो जूस को मारा गया और जिन्होंने ये ऑर्डर्स ऑबे किए, उनके रिगार्डिंग है. शी अडॉप्टेड द मेथोडोलॉजी ऑफ फिनोमेनोलॉजी. फिनोमेनोलॉजी क्या है? फिनोमेनोलॉजी इज अ मेथड वेयर theories are given on the basis of experience, observation, experience के basis पे, हाँ? सो लिव्ड एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है rather than रीजन और लॉजिक. सो पॉलिटिक्स एज ए कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग इन अ कॉन्सर्ट, राइट? इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बाद में देखेंगे हम जब हम पावर डिस्कस करेंगे. सो ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, राइट? ये बुक है उनका, फेमस बुक है, जिसमें वो नाजी जर्मनी रिजीम और कम्युनिस्ट रिजीम जो है उनको अच्छे से क्रिटिसाइज करती है, क्लोजली ऑब्जर्व करती है, राइट? टोटलिटेरियनिज्म इज ए ब्यूरोक्रेटिकली सेंट्रलाइज्ड वायलेंस ऐसे बोलती है, राइट? सो शी डिस्क्राइब टोटलिटेरियनिज्म एज अ रूल ऑफ टेरर और एंड आइडियोलॉजी. इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करती है, रूल ऑफ टेरर एंड आइडियोलॉजी को. आइडियोलॉजी एज ए टोटलिटेरियनिज्म जब हम थियरी में डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ से मिलता है ये, ठीक है? सो पावर डज नॉट बिलोंग टू द इंडिविजुअल. Neither economic resources nor bureaucratic offices makes one powerful. Power is a sui generis, means power emerges on its own and disappears on its own. No one can control and hold power. So power is everywhere, right? Power is not a possession. Power emerges when people came together. Power disappears when people go back to their private space. So the purpose of power is not coercive, according to Hannah Arendt. Power or politics is acting in a concert with one another, right? So individual नहीं है ये कुछ. यहाँ पे वो प्राइवेट स्पेयर की बात करती है ना, जहाँ पे उसको फेमिनिस्ट क्रिटिसाइज करेंगे आगे, जो हम बाद में देखेंगे, राइट? सो एरेंट सीज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एटलीस्ट फॉर सम एंड सेल्फ डिस्कवरी की बात करती है. हैना एरेंट इज अ क्रिटिक ऑफ मार्क्स बिकॉज मार्क्स जो है ना वो फेवर्स वायलेंट रिवोल्यूशन. मार्क्स लुक रिवोल्यूशन एज अ मीन्स फॉर रिजॉल्विंग सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज, राइट? सो अकॉर्डिंग टू एरेंट द रियल रिवोल्यूशन इज अ सेक्युलराइजेशन, राइट? वो हम देखेंगे क्या क्या है. So Arendt made the distinction between liberation and freedom.
हाँ वो भी हम देखेंगे, राइट। सो देन फ्रांस फैनॉन, राइट, ये एक पोस्ट कॉलोनियल थिंकर है, who was a French West Indian, a psychiatrist, a political philosopher and author, right? So he was one of the most influential writer on post colonial studies. उनके जो बुक्स बार 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 यही बुक आता है, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्ट, ये बुक आता है, पूछा भी जा सकता है, डाइंग कोलोनियलिज्म भी वो पूछ सकते हैं, विचिट ऑफ द अर्थ ये भी बुक्स पूछ सकते हैं, तीनों बुक्स ही बार बार आएंगे। एक पोस्ट कॉलोनियल थिंकर थे, इतना ही याद रखिए, राइट। यूरोसेंट्रिसिज्म को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। यूरोसेंट्रिज्म मतलब क्या है, एकेडमिक्स में जो भी नोशन हम यूज करते हैं जिसको एज अ कैनॉन्स यूज किया जाता है ना, कि वही यूज करना है, ये स्टैंडर्ड रेफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको बहुत ज्यादा ये पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स क्रिटिसाइज करते हैं। हमारे इंडिया में जो भी पोस्ट कॉलोनियल थिंकर मतलब क्या है, मतलब अफ्रीकन या मतलब मोस्टली एडवर्ड सईद है, या इंडिया में गायत्री स्पिवाक है, एच के बाबा है, या जो भी मतलब रंजित गुहाबाद में, ये सब थिंकर्स उनको क्रिटिसाइज करते हैं यूरोसेंट्रिज्म को, राइट। ब्लैक साइड ऑफ यूरोपियन कल्चर लेके आए हमारे सामने फ्रांस फैनॉन, राइट। सो कन्फ्यूशियस, ये सबसे सबसे पहला या ओल्ड थिंकर है, चाइनीज थिंकर है, राइट। एक चाइनीज फिलोसोफर है, मोस्टली सोशल एंड पॉलिटिकल इथिक्स के बारे में बात करता है, ऑर्डर, मॉडर्नाइजेशन, रिसिप्रोसिटी के बारे में बात करता है बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, राइट। सो उनका जो एनालेक्ट्स थे which contains a collection of his saying and dialogues compiled by disciples after his death, right? So who among the following being called as a Kong Fu Tu, एक ही क्वेश्चन आया था आज तक, और मोजी मैंने से अलग अलग ऑप्शन थे, उसमें कन्फ्यूजन है, इसके ऊपर कभी मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, या कुछ है भी नहीं इतना, ठीक है। लास्ट थिंकर ऑफ दिस सेशन वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस इज माओ जेडोंग, राइट। सो माओ जेडोंग का जो टाइम है 1893 से 1976, मतलब क्या क्या नहीं देखा है, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 है, वर्ल्ड वॉर 2 है, उसके बीच का पूरा नाजी जर्मनी का रिजिम है, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका था, मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन का था, मतलब लेनिन का था। तो लेनिन ने जो यूएसएसआर में किया वही उन्होंने माओ ने किसने किया है, चाइना में किया है। फर्क इतना ही है कि चाइना में पूरा प्रोलेटेरिएट्स नहीं थे, तो पूरा पिजन्स को साथ में लेके पूरा रेवोल्यूशन किया गया। सो उनके कुछ कुछ स्टेटमेंट्स है, पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लड वाइल वॉर इज अ पॉलिटिक्स विद ब्लड, पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ बैरल ऑफ गन, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। फाउंडेड द कम्युनिस्ट चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में। उनके कुछ कुछ प्रोग्राम्स थे जो कि बहुत ही वायलेंट और मतलब क्रिटिसाइज करना चाहिए बहुत बुरी तरीके से, जैसे कि 1956 में द 100 फ्लावर्स कैंपेन था, लेट 100 फ्लावर्स ब्लॉसम एंड 100 स्कूल्स ऑफ थॉट कंटेंट, सोशो पॉलिटिकल ओपननेस प्रोग्राम, अल्दो कहा जाता है, लेकिन पूरा जो अपना एनिमीज थे या जो भी मतलब उनके काउंटर थॉट्स या काउंटर व्यूज थे उनको बहुत हटाया गया, मारा गया। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चाइना है, एक कल्चरल रिवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, पर्जिंग एंटी रिवोल्यूशनरी एलिमेंट्स फ्रॉम सोसाइटी, राइट। 2 बॉम्ब्स 1 सैटेलाइट प्रोजेक्ट था, 3 एंटी 5 एंटी कैंपेन्स था। आल्दो मतलब ये कुछ उनके थॉट्स थे, एक डोमिनेंट थिंकर है मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन में, राइट। और कुछ चेंजेस भी किए अपने चाइना के कॉन्टेस्ट के अराउंड, और फिर वो इम्प्लाई किया और पूरा मतलब कम्युनिस्ट चाइना बिल्ड किया उन्होंने, राइट। सो उनके कुछ अलग राइटिंग्स है, जैसे कि ऑन कॉन्ट्राडिक्शन है 1937 में लिखा था, या हु डिफरेंशिएटेड बिटवीन एंटागोनिस्टिक एंड नॉन एंटागोनिस्टिक कॉन्ट्राडिक्शन, इसका माओ आंसर आएगा, ठीक है। तो यही पूछा जाएगा आपको, अगर पूछा जाएगा उनके अलग अलग कैंपेन्स, व्यूज, उनके स्टेटमेंट्स 2-3 जो फेमस है, और बुक्स जो भी है, राइट। सो हियर वी डन विद दी माओ। सो हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा है, राइट, सो वी आर नाउ हियर, राइट। सो we have already discussed political theories in 2 parts, part 1 and part B. We have now discussed Western political thought. We will be discussing Indian political thought. Then on 14th May, comparative politics and government and political analysis. On 20th May, IR theories and approaches. 21st May, public administration, and 22nd May, Indian government and politics. Right. So these 3 sessions will be there. गूगल मीट पे हम लेक्चर्स लेते हैं, कोई भी इसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन नहीं था हमारा। आप इस गूगल लिंक पे उस दिन 5 बजे ज्वाइन करिए, राइट। एवरी संडे मोस्टली, लेकिन ये 3 लेक्चर्स आर सैटरडे संडे, यू नो लगातार है ये 3 लेक्चर्स, राइट, सैटरडे संडे एंड मंडे, राइट। सो ऑल आर वेलकम, ओपन टू ऑल, फ्री ऑफ एनी कॉस्ट, यू कैन ज्वाइन देम। आप प्लीज़ इस चैनल को जाइए, एट बीइंग पॉलिटिकल सर्च करिए, आपको ये लोगो दिखेगा, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी हमारे दो दो टेलीग्राम चैनल्स है, एक है बीइंग पॉलिटिकल और एक बीइंग पॉलिटिकल स्पेशली फॉर सीयूईटी एंड नेट जेआरएफ। ये 2 चैनल्स आप अगर टाइप करोगे और उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये 2 चैनल्स आपको दिखेंगे। इसको ज्वाइन करिएगा। इन चैनल्स के ऊपर पूरा कंटेंट पड़ा हुआ है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है,
उसके आंसर कीज भी है, चाहे वो जामिया के हो, डीयू के हो, जेएनयू के हो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हो, नेट के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसके आंसर कीज है, जो भी स्टैंडर्ड रेफरेंसेस मैंने आपको आज तक बताए हैं, राइट, वो सब पढ़े हैं, नोट्स सब पढ़े हुए हैं, पूरा वीडियो कंटेंट या जो मेरे इस लेक्चर्स के बाद जो भी मेरे पीपीटी शेयर किए हुए हैं आपके साथ पीडीएफ फॉर्मेट में, वो सब वहाँ पे पड़ा हुआ है। अलग अलग एमसीक्यूज, लगभग like thousands of MCQs are there, you can go and solve them। तो पूरा कंटेंट आपको ना इस चैनल पे बीइंग पॉलिटिकल सीयूटी एंड नेट जेआरएफ पे पूरा ये कंटेंट पड़ा हुआ है। और जो भी फॉर्मल अनाउंसमेंट्स होते हैं या जो भी हम खुद जो कंटेंट क्रिएट करते हैं वो बीइंग पॉलिटिकल इस चैनल पे पहले आता है। तो ये दो चैनल को ज्वाइन करिए, ये दो चैनल्स को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो की भी बाकी लोगों के साथ आप शेयर करिए। ये एक अपील है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव और हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करना रिगार्डलेस ऑफ योर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो एक हमारा एक एम रहा है, एक हम डेडिकेटेड है, मतलब इस एक्सटेंसिव रिसर्च और टेक्निकल एक्सपर्टाइज या इसमें हमारा सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट जाता है, चाहे वो पर्सनल टाइम हो या एफर्ट्स हो। और इट्स लाइक अ इनिशिएटिव फॉर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन, राइट। सो कोई भी चार्जेस हम नहीं लेना चाहते आपसे, क्योंकि यू आर अ स्टूडेंट्स, राइट, यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, right? So we are not expecting any sort of charges from you. It's freely available source, right? Open sources, right? But still we are also not employed formally, so we are doing it on our own, right? So those who have these capacities, we are appealing them to come forward and donate, contribute generously, right? क्योंकि तो हमें एक बूस्ट जैसा वो काम करेगा, हम फिर से नया नया कंटेंट बनाएंगे, पीपीटीज या जो भी मटेरियल हम बनाएंगे, कंटेंट क्रिएट करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, हमें भी थोड़ा मतलब वो एक पुश करेगा, राइट। तो जिनके पास कैपेसिटी है, दोज हु कैन, जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, वी आर अपीलिंग देम टू डोनेट। प्लीज थिंक इट पॉजिटिवली, राइट। एंड we believe that the education is a fundamental right of every individual and should be accessible to all without any discrimination, right? So with your support we can make a significant contribution, right, for this cause. So please come forward, consider this appeal, and we are like thankful to you, right? So this is a Google Pay, Phone Pay number, or you can also, if you have any sort of queries regarding these examinations or JNU or Hyderabad, anything, you can contact me on this number as well, right? Or you can scan this code.